अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। चाय के कप के साथ, और चाय के कप हैं दो कप। शुएब के पास अपना कप है, मेरे पास अपना कप है। चाय डिफरेंट होती है, कभी कभी हम गुड़ वाली चाय भी पीते हैं, कश्मीरी चाय भी। आज सादा चाय है, बताना नहीं चाहिए। हनी वाली चाय है, इसमें हनी ऐड किया है। वैसे आप पीती हैं चाय में हनी? बातों का शहद मिलाया है हमने अपनी चाय में। नहीं, वैसे चाय में कभी शहद डाला आपने? मैंने सुना है कि इसके बड़े फायदे होते हैं और मैंने ट्राई भी किया है, लेकिन वो फायदे मुझे नजर नहीं आए, वेट लॉस वाले फायदे। तो फिर आपने छोड़ दिया? फिर मैंने छोड़ दिया। जिस कम दा फायदा नहीं वो कम छड़ दियो है। हाँ, दबाइए ना कम। चले ठीक है जी। कल संडे खूबसूरत तरीन दिन था कल। यस जी। और पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शहरों को शायान शान तरीके से सजाया गया, जिस तरह हमने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट किया, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पेशावर और दीगर शहर, नहीं हर छोटे बड़े शहर, हर छोटी बड़ी गली गली करिया करिया हमें सजा हुआ ही नज़र आया। और बाकी कुमकुमों से भी सजाया गया, और जिस तरह से हमें रंग नूर की बरसात नज़र आई उसके क्या ही कहने। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की बिल्डिंग भी मैं कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सजाई गई थी। बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाई गई थी शुएब, और ना सिर्फ बिल्डिंग सजाई गई थी बल्कि ये जो भी जुमा गुजरा है, जुमातुल मुबारक को एक महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया गया था। और इतनी खूबसूरत नातें पढ़ने के लिए लोग मौजूद थे, नात खां मौजूद थे, ख़वातीन भी थी, और बड़े दूर से डिफरेंट शहरों से भी हमारे नात खां तशरीफ़ लाए थे। तो बड़ी सादत की बात है, अल्लाह ताला जिन लोगों को ये मकाम अता करता है, जिनको ये सादत अता करता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम उनकी शान में पेश करें, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। तो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को भी ये सादत मिली कि हमने महफिल मिलाद का इनेकाद किया, और जो लाइटिंग थी वो इतनी खूबसूरत थी शुएब कि मैंने तो पूरा फोटो सेशन भी किया। नो डाउट कि पीटीवी जैसी लाइटिंग मुझे इस पूरे रोड पे कहीं नजर नहीं आई। बाकी जगहों पे भी होती है, लेकिन वो कलरफुल, फिर वो जो पौधों के अंदर लाइट्स होती हैं और जो बिल्डिंग के ऊपर ऐसे होती है, वो बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी। और इसके अलावा 2 रोज़ा सीरत कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उसका हवाला भी हम ज़रूर देते हैं कि जिसमें हमने यही डिस्कशन होते देखी कि जो माशरे की तरबियत है, जो इस्लाह है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हम कैसे कर सकते हैं। चूँकि आपने महफिल मिलाद का जिक्र किया, तो आज एक और महफिल मिलाद है पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में 2:30 बजे जो है वो इसका आगाज़ होगा। लेकिन दावतें आम नहीं है। हाँ, महफिल मिलाद बराए ख़वातीन है ये। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं और कुछ सी जो खबरें हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं, जिन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुझसे इंतकाम लेने की खातिर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाएगा। उन्होंने कहा मुझसे इंतकाम लेते, कोई मसला नहीं था, पाकिस्तान से इंतकाम ना लेते। उन्होंने कहा झूठे मुकदमात थे और वज़ारत औज़मा का मनसब छीना गया। सारी ज़िंदगी नाअहल करना, ये टैग लगाना, पार्टी सदारत से हटाना, यानी ज़िंदगी के कई साल ज़ाया किए गए, मेहनत में पानी फेरने की कोशिश की गई। वो कहते हैं तरक्की करते पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका गया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनकी हुकूमत थी, खुशहाली थी, लोग खुश थे, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस तरह बदहाली देखी, इसका उन्होंने हवाला के तस्करा किया। उन्होंने कहा फिर सवाल पूछना तो बनता है। एग्जैक्टली। और शुएब, कल हमने हमेशा नवाज शरीफ साहब को देखा बतौर सियासतदान बात करते हुए, मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। हमेशा वो जब भी बात करते हैं तो उनके अंदर का जो मुदब्बिर सियासतदान है वो बोलता हुआ नजर आता है। लेकिन कल हमने एक बाप को बोलते हुए देखा, एक शौहर को बोलते हुए देखा, एक बेटे को बोलते हुए देखा, और जिस तरह उन्होंने अपना दिल खोल के कौम के सामने रखा, तमाम वो बातें की जो न जाने कितने अरसे से उनके दिल में थी। क्योंकि जब आपके ख़ानदान के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हों, पॉलिटिकली इमोशनली इतना डैमेज किया गया हो आपकी फैमिली को, उसके बाद जब आप कौम से बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो बातें आपके दिल से बाहर आ रही होती हैं। और जब नवाज शरीफ साहब अपनी वालदा का जिक्र कर रहे थे, अपनी अहलिया का जिक्र कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ भर आई। अपनी बेटी के बारे में उन्होंने बात की कि मरीम नवाज साहिबा ने किस तरह बहादुरी से तमाम मुकद्दमात का सामना किया और सुरखरू होने के बाद लंदन पहुंची। और उन्होंने कहा कि वो हर मुसीबत में, हर मुश्किल वक्त में वो अपने बाप के साथ बहादुर बेटियों की तरह खड़ी रही। किसी बाप के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है जब वो अपनी बेटी को इस तरह से अपने साथ खड़े हुए देखता है। और साथ उन्होंने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, दैट वाज अबाउट जब पाकिस्तान
एटमी कुव्वत बना तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे पैसों की ऑफर हुई थी, तश्तरी में रख के $5 अरब पेश किए जा रहे थे, लेकिन हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया क्योंकि कौमी गैरत पर हम कभी कोई समझौता नहीं कर सकते, ना आइंदा करेंगे। एग्जैक्टली और जो आपने जिक्र किया ना कि अपनी वालिदा का जिक्र भी उन्होंने किया, याद उन्हें भी किया, जो आखिरी लम्हात थे उनके उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाथों में दम तोड़ा उनकी वालिदा ने। और एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो अक्सर ये कहते थे उनको कि जो वालिदा है ना वो आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं, उनको रश्क आता था। हाँ, पहलोठी की औलाद, वो कहते हैं कि मुझसे वालिदा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ज़ाहिर है वो कल अपने उन तमाम रिश्तों को जिन्हें उन्होंने खो दिया उनको वो याद कर रहे थे और साथ साथ पाकिस्तान का जो गम है, जो दुख है, जो दर्द है, जो ये तकलीफ़ जो इस वक्त यानी ज़ाहिर है जो हमने देखा कि ड्यू टू सो मनी इशूज़ लास्ट गवर्नमेंट की वजह से भी जो इशूज़ क्रिएट हुए उसकी वजह से जो हालात का सामना पाकिस्तानियों को करना पड़ रहा है उसका दर्द लिए वहाँ पर बैठे हैं और वो कहते हैं कि इसको बहरहाल हम हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलें बढ़ते हैं आगे और FATF की बात करते हैं। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके वक्त ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की जो मौली मुआवनत है उसको रोकने से मुताल्लिक पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ की है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इस मामले में किरदार अदा किया। तवक्को यह है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के हवाले से FATF की तरफ से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और पाकिस्तान के दौरे के बाद जो वफ्द ने एक रिपोर्ट पेश की है उस पर कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों पर उन्होंने कहा कि वी ट्रस्ट पाकिस्तान, वी ट्रस्ट पाकिस्तानीज़, वी ट्रस्ट द एफर्ट्स। और ये उम्मीद है कि पाकिस्तान 18 से 21 अक्टूबर तक जो पेरिस में होने वाला इजलास है इसमें FATF की ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह निकल जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। खुशखबरियां हमारी मुंतज़िर हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं और इसहाक डार साहब के आने के बाद काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हम देख रहे हैं। मईशत के हवाले से भी डॉलर की प्राइस कम हो रही है, रुपया ऊपर जा रहा है, तो हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में हमें बहुत से माली समरात मिलेंगे, माशी लिहाज से हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक और बड़ी अच्छी वो है जनाब कि दुनिया के सबसे बुलंद क्रिकेट स्टेडियम का गिलगित बल्तिस्तान में इफ्तिताह किया गया है। कुदरती नज़ारों से माला माल है ये क्रिकेट स्टेडियम जो सतह समंदर से 8500 फीट बुलंदी पर वाक़ है। अब इस स्टेडियम की खास बातें क्या, आपने तो अभी से ख्वाब देख लिया कि आपने जाना है और शेब को ये फीलिंग आ रही है कि शेब ने विजिट करना है, लेकिन इसमें अच्छी अच्छी चीजें क्या है, खूबसूरत चीजें, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्या जाकर देखूंगा और नाज़रीन को अभी से दिखा दें, सरप्राइज नहीं रखते ज्यादा। चले जी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, जिली इंतजामिया नगर और महकमा सयाहत की जानिब से सयाहत को फरोग देने के लिए पिसन नगर में दुनिया के बुलंद तरीन खूबसूरत कुदरती क्रिकेट ग्राउंड में पहला नाकापोशी क्रिकेट कप 2022 का आगाज हो गया। पिसन नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस इवेंट का पहला मैच जिला दियामर और जिला नगर की टीमों के माबेन खेला गया, जिसमें दियामर की टीम ने कामयाबी अपने नाम कर ली। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर इतलाआत गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान और चीफ सेक्रेटरी महिउद्दीन अहमद वानी का कहना था कि सूबाई हुकूमत सयाहत और खेलों के फरोग के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। स्पोर्ट्स ग्राउंड है जो पहली दफा ये हंट किया है सूबाई गवर्नमेंट ने, और मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग्स हैं नगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए। पवेलियन बनाना, यहाँ पे चेयर्स लगाना, ये फैसिलिटीज़ जो है वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह विद इन 3 or 4 months वो हमारे शेड्यूल में है। ये नेशनल आपका ट्रेयर है, यहाँ पर ये इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए, लोकल टूरिज्म के लिए इधर आए। मैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड डिफरेंट को कहता हूँ कि हम आपको इनकरेज करेंगे, अपने इसको रिट्रीट का एक जरिया बनाएं, कैंप्स यहाँ लगाएं, हम आपको होस्ट करेंगे। पहले रोज मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए, जबकि इस मौके पर मकामी अशियाए खुरोनोश और फ्रूट्स के स्टॉल भी लगाए गए थे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जनाब रिपोर्ट हमने दिखा दी क्या क्या चीज़ें होंगी। क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर सड़क भी तैयार की गई है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हम क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट की भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल एक अच्छी खबर आ रही है। PCB ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का जो दौरा पाकिस्तान है उसका शेड्यूल जारी किया और मेहमान टीम जो है वो 2 टेस्ट, 8 वनडे, 5
T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए 2 मुख्तलिफ मराहिल में पाकिस्तान आएगी। 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक जारी रहने वाला जो पहला मरहला, इसमें दोनों टीमें 2 टेस्ट 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगी और जो टेस्ट मैचेस हैं वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा और हैं। सारी बातें आपने बता दी है। मैं तो सोच रही थी कुछ सरप्राइज रखते हैं, कहीं इधर उधर से भी खबरें लेते हैं, पता लगेगा। अच्छा, लेकिन एक और अच्छी चीज़ जो अगर इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, भी पिछले दिनों जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो वो भी 17 साल के बाद दौरा था वो भी। और आई थिंक इसी साल अगर हम देखें तो ये थर्ड टीम है जो कि हाई प्रोफाइल, यानी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है और हमारा एक जज्बाती लगाव भी है क्रिकेट के साथ। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो ना अभी न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो भी बैट के साथ खेलना पसंद करते हैं। उनको भी दिल करता है कि बस वो गली में निकल जाएं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ वो भी क्रिकेट खेलें। और इवन जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और वो बच्चे गली में ही खेलें तो बेहतर है। नहीं, देखो उनको भी मौका मिलना चाहिए, गली में ही खेलें, उनमें अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं। गली में जरूर खेलें, क्रिकेट ग्राउंड में खेलें, घर में ना खेलें, घर लाउंज में ना खेलें, शीशे नहीं तोड़ने, हमारे सर भी नहीं फाड़ने, सर भी नहीं फाड़ने। एग्जैक्टली। और बच्चों को जब आप वो बॉल खरीद के देखते हैं तो भी बड़ा ख्याल रखना है, ऐसी ना हो घर में किसी बुजुर्ग का सर। मेरा बेटा तो ऐसे बॉल पकड़ यूं मुंह भी बनाता ना, मुझे लगता है मेरे सर पे बॉल आनी है। अच्छा, वो एक्सप्रेशन ज्यादा होते हैं, फोर्स कम होती है। फोर्स तो होती नहीं है, फिर बॉल यूं गिर जाती है। हाँ। चलो जी, तो हमने दौरा न्यूजीलैंड की बात कर ली, लेकिन शुएब, इस्लामाबाद से कल एक अफसोसनाक खबर थी। वो खबर ये थी कि इस्लामाबाद का बड़ा शॉपिंग मॉल, जो कि मैं नाम ना भी लूँ तो मेरा ख्याल है सबको पता है कि इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मॉल कौन सा है जहाँ पे लोग जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, वहाँ कल आग लग गई थी निजी शॉपिंग मॉल में और काफ़ी सारे फ्लोर्स जल गए थे। और आग इतनी तेजी से फैली, 4th फ्लोर पे लगी थी फूड कोर्ट में, और उसके बाद वो फैलती चली गई ऊपर रिहायशी अपार्टमेंट्स थे वहाँ तक फैल गई थी। और फिर हमें हमारी जो नेवी की टीम्स थी उन्होंने भी हेल्प आउट किया, स्नॉर्कल के साथ हमने आग बुझाने की कोशिश की। ऊपर पता नहीं 26-27 फ्लोर्स तक, इतनी ऊपर तक आग बुझाना बहुत मुश्किल जिस तरह से वो धुआं निकल रहा था, जैसे फुटेज आ रही थी, ऐसा आपको दिखा भी रहा है। इस वक्त जब हम ऑफिस भी आ रहे थे तो उस वक्त भी टीम्स वहाँ पर मौजूद थी। कूलिंग का जो अमल है वो अभी भी जारी है, जिस तरह से सामान निकालना, कूलिंग दैट टेक्स टाइम। और शुएब, सबसे खतरनाक बात ये कि जब ये आग लगी तो मैं आधा घंटा पहले वहाँ से निकली थी। आई जस्ट लेफ्ट दैट मॉल। और चूंकि आपने मुझे बताया था कि आप जा रहे, तो मैंने फिर आपको इसीलिए फौरन कॉल शुएब ने कॉल की और मैंने हैरत से पूछा, मैंने कहा शुएब खैरियत थी? सेड आप सेंट डॉरिस गई थी? मैंने कहा हाँ मैं गई थी और मैं बस अभी वहाँ से वापस आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन माली नुकसान ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा हुआ। इतने सारे फ्लोर्स पे आग लगी थी, तो वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका नोटिस लिया। उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के सेंट लॉरेंस मॉल में आतिश ज़दगी का नोटिस ले रहे हैं और वफाकी दारुल हुकूमत के जो मुताल्लिका इदारे और हुक्काम हैं इनको फौरी कार्रवाई की हिदायत कर रहे हैं। बहुत अफसोस है कि इस मारूफ कारोबारी मरकज़ में ये वाक़या हुआ है। दुआ करते हैं कि कोई जानी नुकसान ना हुआ। मुतासरीन के माली नुकसान पर अफसोस और हमदर्दी है। ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात हैं कि जिस पर हम फिर देखते हैं कि आगे चलकर कमेटीज भी बनती हैं, चीज़ें सामने आती हैं कि अच्छा ये क्यों हुआ, ये क्या, इसलिए भी इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों के लिए प्रिपेयर। और शायद एक पब्लिक सर्विस मैसेज अगर इसके साथ ही हम शेयर कर दें, वो ये कि जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए, अचानक से कहीं पे भी आग लग जाती है, तो भगदड़ नहीं मचने देनी होती है। आपने बहुत काम एंड कूल रहना होता है और लोगों को तसल्ली देनी होती है और आहिस्ता आहिस्ता लाइन बना के अगर आप इवैक्यूएट करेंगे तो कोशिश ये करें ना कि जो बुजुर्ग हैं, अगर कोई हैंडीकैप है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, सबसे पहले आप उनको सेफली वापस एग्जिट करें और फिर आप भी वहाँ से निकलें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कल जो फुटेज आ रहे थे, जिस तरह सारे स्टेयर्स से उतर रहे थे, ज़रा थोड़ी भगदड़ मची, बट अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बट चूँकि फुटेजेस ऐसी आई सलमा के फिर बहुत से मैसेजेस आना शुरू हो गए। इवन जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, ज़रा कंसर्न उनका भी होता है, वो भी परेशान थे कि इस्लामाबाद है, बड़ा शॉपिंग मॉल है, आग लगी है। बिल्कुल। और मॉल के ऑनर की मैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि इस मॉल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है, तो आप फेक न्यूज़ से गुरेज करें। आप ये कहना छोड़ दें कि फ़लाने आग लगाई, फ़लाने लगाई। ज़ाहिर है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस की मदयत में मुकदमा उसका दर्ज हुआ है और ज़ाहिर है देखा जाएगा कि आग कैसे लगी थी और इतनी फैली कैसे। इस मॉल के अंदर इतने साल हो गए हमने इसको बनते हुए देखा, ये पहली दफ़ा आग लगने का वाक़या हुआ है। तो बहुत सी फैमिलीज उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, हैंडीकैप लोगों का आपने जिक्र किया, जो मैंने खुद भी देखे वहाँ पे घूमते हुए। जाहिर है वो लोग भी थे। अब उन लोगों की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, माली नुकसान तो कहीं ना कहीं जाके भरपाई हो जाती है। जान नुकसान की भरपाई कभी नहीं होती, इसलिए सबसे पहले आपने कोशिश करनी होती है कि आप सबकी जान बचाएं। कि जान बड़ी कीमती होती है, वो बचाना हम सब पे फ़र्ज़ भी है। बढ़ते हैं आगे। जान बचाने की जो बात है ना, उसके लिए अगर हम देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो फ्लड एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि वहाँ पे हम जान बचा सकें। ये ज़रा सोचिए कि वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं
कुछ डिजीज़ ऐसी होते हैं कि वो इतने सिवियर सिम्टम्स के साथ होते हैं कि आपकी जान जाने का ख़तरा होता है। ऐसे में अगर दवाई ना मिले, आपको मैनेज ना किया जाए, आपको सपोर्ट ना फराहम की जाए, दवाई ना पहुँचे, ख्याल ना रखा जाए, खाना ना हो, वहाँ पर दवाई ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर जान जाने का ख़तरा होता है। बच्चे ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। मैं फिर कहूँगा बुज़ुर्ग या वो लोग जिनको पहले से कोई डिजीज़ होती है, जो किसी बीमारी के साथ ही जी रहे होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों की मदद करना फिर मैं कहूँगा हम सब पर फ़र्ज़ है। और अभी आलमी इदारा सेहत ने एक इंतबा जारी किया है, ख़बरदार किया गया है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर मलेरिया, खसरा, डायरिया और डेंगू, ये वो वबाई अमराज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। यानी अब ख़दशा नहीं है कि फैल सकते हैं, फैल रहे हैं। और अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो जनवरी तक, यानी जस्ट मैटर ऑफ 3 मंथ्स, 27 लाख के करीब मलेरिया केसेस सामने आ सकते हैं। ये एक फिगर उनकी तरफ से जारी की गई है। और 82 लाख अफराद को सेहत के हवाले से फौरी मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इस वक्त हम जितनी मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ दोनों को। और अभी क्योंकि हम सैलाब मुतासर इलाकों का जिक्र कर रहे हैं, तो जानी नुकसान जो हुआ वो तो हो चुका। अब उसके बाद ज़ाहिर है हम रिहैब की तरफ जा रहे हैं, हमें बीमारियां भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं इसी सूरत में। लेकिन हम फूड इनसिक्योरिटी की तरफ भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे सेब के बागात, टमाटर, प्याज, दूसरी सब्जियों की वजह से कला सैफुल्लाह एक बलूचिस्तान में जो कि बहुत शोहरत रखता था, वहाँ पे जो बागात थे उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और सब्जियों के खेत भी तबाह हो गए। यही वजह सलमा कि चूँकि देखें ना, इतनी हमारी सब्जियाँ, इतने हमारे खेत मुतासर हुए कि अगर आप टमाटर लेने मार्केट भी जाएंगे ना तो आपको 250-300 से कम टमाटर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फसलें वो तबाह हुई हैं, मुतासर। आपने कला सैफुल्लाह का जिक्र किया, बड़ा आपने मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रेज़ किया कि ज़रा शोहरत रखता है वो इलाका जहाँ पर हम बागात देखते हैं, टमाटर वहीं से आ रहा है, प्याज वहाँ से आ रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पूरे मुल्क में, लेकिन सप्लाई वहाँ से आती है और सप्लाई मुतासर हुई है। जो सब्जियों के खेत थे, शदीद नुकसान पहुँचा है, बाग वहाँ पर अब नहीं रहे। एक और आप बीती है वहाँ की, आज ये शेयर करते हैं आपसे। मेरा नाम मोहिबुल्लाह काकड़ है। मैं मुस्लिम बाग से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा किला सैफुल्लाह है। यहाँ पे 70 से 80% लोग जो है ये एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो है ऊपर हमारे मुस्लिम बाग से नीचे शीना खोड़ा का डैम पड़ता है। ये डैम अपने लिमिट से क्रॉस कर गया, बहुत ज़्यादा बड़ा, आखिर में जाके ये पट गया। जैसे ही ये डैम पटा, आखिर में ये डैम ये हमारे नसी वाले साइड पे आया। यहाँ पर 6 बजे 6:30 बजे हमारा डैम टूटा। हम यहाँ से निकले हुए थे, वो उधर पहाड़ी की तरफ गए थे। तो यहाँ पर जब हम आए थे 11-12 बजे तक थोड़ा सा पानी कम हुआ था, लेकिन जो कम घर थे हमारे, जो सारे सामान वगैरह थे, जो बागें थे, जो खेतियाँ वगैरह थी, वो सब कुछ रह गया था। टमाटर वाले खेती ख़राब हुआ है। एक चिली वाला जगह था, मिर्ची वाला, वो ख़राब हुआ है। ओलिव रखे थे, इस साल जो है उसने आगे जाके मेवा देना था, वो सारे फ्लड में जो है मुतासर हुए हैं। हमारा 2000 यहाँ पर दरख्त था, 5-6 हज़ार का सेब निकालते थे, लेकिन अभी एक भी नहीं रहा इसमें, क्योंकि यही टाइम था हमारा और हमारा सारा साल का यही एक मौका था कि हम इसमें कुछ कमाए, कुछ इसमें बच्चों के लिए, अपने के लिए। इस पे कंपनी वाले का भी रिस्क है, मजदूर का भी है, ट्रक ड्राइवर का भी है, आगे जाके सब्जी मंडी और उसका ये चेन सारा डिस्टर्ब हुआ है हमारे साथ साथ। यहाँ से इन दिनों में पाकिस्तान से जो है ये हमारा टमाटर इन दिनों में जाते हैं। जैसे ही हम पे सैलाब का पानी आया, टमाटर के रेट जो है वो 100-150 से 300-350 तक पहुँचा। प्याज यहाँ पे लोगों ने लगाया था, प्याज सारा जो है ख़राब हुआ। ज़रा तो इनसे हम यही दरख्वास्त करते कि वो आए यहाँ पर विज़िट करें इसका इलाके का, और हमें बताए इसको अभी हम करें भी क्या।
तो इसमें ये दरख्त लगाने वाली है या नहीं, ये बचने वाली या नहीं है, या हमारे साथ ताउन करे खाद का या दरख्त लगाने का, कुछ इस तरह का ताउन करे हमारे साथ, और हमें कर्ज दे हुकूमत की तरफ से, कुछ कर्जे दे ताकि हम कुछ इसको बहाल कर सके। और आगे तो बैठेंगे तो नहीं वैसे, क्योंकि काम हमारा यही है और हमारी ज़िंदगी भी यही है, अपने आप को तो भूखा नहीं रख सकते। हम अपने पैरों पे दोबारा खड़े होंगे। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, अगर हमें वीट वाला सीज़न आ रहा है इंशाल्लाह भरपूर उसमें हिस्सा लेंगे। हम दोबारा जो है जाके ये अपने पुराने जो हमारे टारगेट्स है और जो अचीवमेंट्स है इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। ये थी हमारी प्रोडक्शन PTV होम की और हसन हयात, यस। और ये हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ कहानियाँ आपके साथ शेयर करें, मुख्तलिफ इलाकों से शेयर करें कि वहाँ पे हालात क्या है, कि हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं और इसके आफ्टर इफेक्ट ज़ाहिर है आ रहे हैं, अभी से आना शुरू हो चुके हैं और इनको हमने बेहतर करना है। वैसे भी एक फ़ैसला किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, टमाटर, प्याज, आलू, ऐसी सब्ज़ियाँ जो कि जिसके खेत मुतासर हुए हैं, तबाह हुए हैं, कि हम इंपोर्ट कर सकें ताकि अपनी ज़रूरत को पूरा किया जा सके, ज़रूरियात पूरी की जा सकें। अच्छा, अब कुछ दीगर कुछ स्टोरीज़ हैं, क्विकली उनको अगर हम ऐड कर लें। एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की तरफ से है। बांग्लादेश में ख़वातीन का एशिया कप, जिसमें कौमी टीम ने चौथी कामयाबी हासिल की, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 71 रन से शिकस्त दी है। 5 विकेटों पर 145 रन पाकिस्तान ने बनाया और उससे पहले हम इंडिया को भी हरा चुके हैं। तो पाकिस्तान विमेन टीम भी पीछे नहीं है, कि जिसे हम कहते हैं ना क्रिकेट के साथ जज्बाती वाबस्तगी है हमारी, तो ये उस वाबस्तगी का मुजाहरा आप देख रहे हैं, साथ विजुअल्स भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें सलमा, तो ये देखें, ये वो टीम है जिन्होंने वाकई सबको इस तरह से मुतासर किया कि अगर एक कमज़ोर टीम से आप हार जाए मैच, लेकिन थाईलैंड की टीम से मैच हार, फिर उसके बाद उन्होंने सब ने कहा कि अच्छा, मतलब इतनी वीक हमारी टीम होगी कि थाईलैंड जैसी टीम से भी हार गई है, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने इंडिया को हरा दिया। तो दैट वाज अ स्ट्रांग टीम, लेकिन उसको हराया, फिर अभी UAE को हराया। तो मतलब हमारे लड़के ही नहीं, हमारी लड़कियां भी ना सरप्राइज, लड़कियां भी बहुत सरप्राइज देती हैं। और एक और अच्छी बात ये भी है शुएब कि अच्छी बात ये है कि ना पाकिस्तान की जो टीम है क्रिकेट टीम, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। विमेन टीम की अगर हम बात करें, इंडिया की जो मेंस टीम है उसके बारे में तो कहा जाता है दे आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनकी विमेन टीम के हवाले से मैंने कोई ज़्यादा अच्छी खास खबरें नहीं सुनी हुई, तो आई थिंक कि वो लोग इतने कोई वो नहीं है। पाकिस्तान टीम इज गोइंग मोर गुड, मोर पावर। अगर थाईलैंड से हार जाए तो फिर सवाल उठते हैं ना। हाँ, मुझे लगता है शुएब एवरी डे इज नॉट योर डे। आप खेल रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, हर दफा आप अच्छा परफॉर्म, कहते हैं ना गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो कभी कभी शहसवार भी गिर जाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, खातून तो शहसवारी कहेंगे। हाँ, शहसवारी होगी ना, शहसवारी थोड़ी कहेंगे, वो भी तो शहसवारी होगी। जो घोड़े पे सवार होता है बेसिकली उसको शहसवार कहते हैं वो। और ये बिल्कुल इसी तरह के आप देखें, हम बैटर कहते हैं ना, खातून है या मर्द है, हम बैटर कहते हैं, इसीलिए हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर हमारे पास से वापस शेयर करते हैं और पंजाबी और इस ज़बान के लोक फनकार साईं ज़हूर साहब का जिक्र करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोक गुलकारा ज़रसांगा, जिनका असल नाम जो है वो ज़लूबाई है, और इनको आगा खान म्यूज़िक अवार्ड 2022 मिला है। ये दूसरा आगा खान अवार्ड है। इसके लिए अगर पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, मौरितानिया, बरतानिया की बात करें तो यहाँ से फ़नकार जिनको नामज़द किया गया था। और प्रिंस करीम आगा खान ने आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर का 1980, जबकि आगा खान म्यूज़िक अवार्ड का 2018 में इजरा किया, और पहला म्यूज़िक अवार्ड 2019 में जारी किया गया था, ये दूसरा है। और जिस तरह नोबेल प्राइज़ को हम देखते हैं कि हर 3 साल बाद, तो इसी तरह ये भी हर 3 साल बाद जो है वो दिया जाता है। और मजमूई तौर पर अवार्ड्स के लिए 10 गुलकारों का ऐलान किया गया और दीगर गुलकारों को खुसूसी और एजाज़ी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ना ज़रसांगा की, तो दुख और तकलीफ़ की बात यह है सलमान कि उनको तो मालूम ही नहीं था कि उनको ये अवार्ड मिले। उनके बेटे को ये बताया गया फ़ोन करके कि आप ये अवार्ड के लिए आपको नामज़द किया गया, ये अवार्ड आपको मिल रहा है। जो ज़रसांगा है यानी ज़लूबाई, वो ये कहती हैं कि मैं तो एक खैमे में रह रही हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो एक खैमे में हूँ, सड़क किनारे हूँ, कितनी मुतासर हूँ मैं। आप ये देखें, वो खातून है जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान में, दीगर मुल्कों में, यानी सिर्फ रीजनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। उस आर्ट को वो लेकर गई हैं और इसीलिए उनको नामज़द भी किया गया और फिर उनको ये अवार्ड भी मिला।
लेकिन आज वो किस हाल में है, किस मुश्किल में है, किस तकलीफ में है, इसका अंदाज़ा किसी को है ही नहीं। और शुएब, क्योंकि एक ऐसे आर्टिस्ट की बात हो रही है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, और क्योंकि बलूचिस्तान में तबाही की वजह से बहुत से लोगों के घर बाहर बह गए, हमारे एक और आर्टिस्ट जो कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत गाया कना यारी, Yes. वो उनका घर भी इसी तरह से पानी की नज़र हो गया, सैलाब में बह गया। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का चेहरा है, पाकिस्तान की शनाख्त है, दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेके जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में, इम्तहान की घड़ी में ये लोग इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़र हैं, तो हमें खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है उन इलाकों की तरफ। लेकिन एक क्विक अपडेट शुएब अगर हम जाते जाते शेयर कर दें, वो है स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से। उन्होंने क्लब फुटबॉल में 700 गोल मुकम्मल कर लिए हैं। और 700 गोल क्यों किए, चकोर क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको गोल ही करने थे, उनको चकोर करने ही नहीं थे। अगर वो चकोर करते तो रिकॉर्ड ना बनता ना, इसलिए उन्होंने गोल किए। और उन्होंने जनाब ये कारनामा अंजाम देने के बाद वो दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए जिन्होंने 700 गोल मुकम्मल किए, चकोर नहीं किए, सिर्फ गोल सिर्फ गोल किए हैं। ठीक है जी। हाँ। चलें बढ़ते आगे और अगले मौजू की तरफ, पिंक रिबन की तरफ चलते हैं। पिंक टॉबर की बात करते हैं। यानी हर साल जिस तरह अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी बात करते हैं। मकसद यही है कि हम मैक्सिमम अवेयरनेस पैदा कर सकें, बिकॉज दिस इज़ ट्रीटेबल। लेकिन अगर ये मालूम ही ना हो, डायग्नोज ही ना हो, तो फिर ट्रीटमेंट कैसा? आप ये देखिए कि अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये फैला है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे हम देख रहे हैं केसेस बहुत तेज़ी से इसके बढ़े हैं। अवेयरनेस भी आ रही है, ऐसा नहीं कि अवेयरनेस नहीं आ रही, बट स्लो है। ऐसी बहुत सी ख़वातीन सिर्फ इस वजह से जान चली जाती है चूँकि डायग्नोज ही नहीं होता, और उस स्टेज पर आकर मालूम होता है, या समटाइम्स डेथ भी हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में इसीलिए ज़्यादा है कि अर्ली डायग्नोज नहीं हो सकता, हमेशा लेट डायग्नोसिस होता है, जिसकी और अवेयरनेस की कमी एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा एक टैबू समझा जाता है कि आपने इसके बारे में बात नहीं करनी, बिल्कुल आपने इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। और अगर वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ स्पेशली जो यंगर एज में होती हैं, जो मैरिड नहीं होती, वो अगर बात करती हैं तो और भी मायूब समझा जाता है। बिल्कुल। और इसमें आप ये देखिए कि हर 9 में से एक खातून पाकिस्तान की ऐसी है जो ब्रेस्ट कैंसर उसे होने का खदशा होता है। इस पर मजीद बात करते हैं। उमर आफ्ताब साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। आपकी मॉर्निंग हमारे साथ कैसी गुजर रही है? सुबह से आप हमारी खबरें, चिट चैट तो देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल जी, इट्स अ वेरी लाइवली शो, आई मस्ट से। बस सर हमें तारीफ करवानी थी, आप हमने करा ली है, हमारा काम हो गया पूरा। मुद्दे की बात मुद्दे की बात करते हैं। सो वेयर आर वी स्टैंडिंग इन अवेयरनेस? देखें, तकरीबन अब 20 साल हो गए पिंक रिबन को पाकिस्तान में काम शुरू किए हुए। और शुरू का जो बहुत सारा टाइम था वो तो ऐसा था कि इस टॉपिक पे किसी लेवल पे भी बात होना। जब हमने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया और हमने मीडिया लॉन्च की, तो जितने टीवी चैनल से उन सब ने इसको ब्लैकआउट किया। उन्होंने कहा जी ये जो बी वर्ड है ये तो हम चैनल, ये टीवी पे ले ही नहीं सकते। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। और हर लेवल पे, चाहे हम कम्युनिटी के लेवल पे जाते थे, हाउस होल्ड लेवल पे, हर जगह पे इस टॉपिक के बारे में बात करना इंतहाई मायूब, और बहुत सारे टैबूज और सोशल स्टिग्मास इसके साथ एसोसिएटेड रहे। तो कैंपेन का मकसद जो रहा, इतने साल फोकस रहा, वो तो ये रहा कि इस इशू पे बात की जाए। अच्छा, इस इशू पे बात करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जो अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि इसके जितने सिम्टम्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें जो बचने के चांसेस हैं वो 90% से ज़्यादा है। ओके। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते रहे इतने सालों में कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन हॉस्पिटल रिपोर्ट करती हैं, ज़्यादातर यानी 70% केसेस स्टेज 3 और उससे ज़्यादा के रिपोर्ट होते रहे। तो यही वजह थी कि इतने साल से कैंपेन का आगाज़ किया, इस पे बात हुई। बिल्कुल आप मीडिया के की हेल्प से, पीटीवी आप काफ़ी अरसे से इस कैंपेन पे सपोर्ट कर रहा है। इस सब से एटलीस्ट अब ये हुआ है कि इस टॉपिक पे बात होना शुरू हो गई। और सर आपके पास जो केसेस आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आपने कहा कि बेहतरी आई है अवेयरनेस में, क्या पढ़ी लिखी ख़वातीन भी लेटर स्टेजेस के साथ आती हैं? जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये देखा गया है कि ये इस पे जो टैबू है या जो स्टिग्मा है या जो सोशल प्रेशर हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं है मतलब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे शहर जो हैं वहाँ पे भी टैबूज़ इसके साथ, बल्कि यहाँ पे इनफैक्ट हमने देखा कि जो बड़े शहर हैं इनमें क्योंकि सोशल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे लोग ज़्यादा बल्कि इस तरह की इशू जो है इसको छुपाते हैं।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं और उसमें औरत के इशू पे कोई भी इशू हो औरत से रिलेटेड वो एक उस पर समहाउ सवाल उठ जाते हैं और अगर वो इशू जो है वो औरत की सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो तो फिर वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। Exactly. और अच्छा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में जो एक और अनयूजुअल सिचुएशन है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 इयर्स है। ओके पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर की एवरेज एज है वो 35 इयर्स है। ओके और हैविंग सेड दिस पिछले 3-4 साल में हम ये देख रहे हैं कि यंग बच्चियां जो हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जैसे कि 17, 18, 19 ईयर्स की जो एज है। अब ऑन दी अदर हैंड जो हमारी कैंपेन का जो इतने साल जो फोकस रहा वो तो रहा अर्ली डिटेक्शन के ऊपर आगाही फैलाना, लेकिन अब इस साल हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की। ओके जो एक अच्छी बात ये है कि मेडिकल साइंस ये बता रही है कि ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर का जो रिस्क है उसको 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज से। Okay. यानी कि जो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं अगर हम उनको चेंज करें, जो खुराक हम ले रहे हैं अगर उसको हम हेल्दी डाइट लें, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसको बेहतर करें और ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ अगर इसको बेहतर किया जाए तो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उनको कम किया जा अब चूंकि सर रिस्क फैक्टर्स की बात हुई और आपने डाइट की बात भी की है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके खाने से, जिनके इस्तेमाल से रिस्क बढ़ता है? देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक साइंस कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं बता सकी कि जी इससे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, लेकिन जो हम अपने नहीं, यहाँ होगा किससे जी जो अपने यहाँ हम देख रहे हैं वो ये है कि जो आजकल बहुत सारे जो केमिकल्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, पेस्टिसाइड्स और ये जो सब चीज़ों का जो इस्तेमाल है, ऐसे स्टीरॉइड्स जो खुराक में इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे जैसे फॉर एग्जांपल चिकन को जल्दी ग्रो करने के लिए, दूध ज़्यादा लेने के लिए जो स्टीरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, ये सब चीज़ों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ ये बता रही हैं कि इनका लिंक है विमेन हेल्थ में, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करने में। हार्मोनल इम्बैलेंस से एस्ट्रोजन लेवल जो हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है और एस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर से। अच्छा सर, एक और मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि ख़वातीन समझती हैं कि सिर्फ मेमोग्राफी के थ्रू ही ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। इज़ दैट ट्रू? नहीं जी बिल्कुल। मतलब जो फर्स्ट स्टेप है अर्ली डिटेक्शन का जिसके ऊपर हम बात करते हैं इस कैंपेन में, वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। वो एक प्यूबर्टी की एज के बाद हर फीमेल जो है उसने महीने में अपना कोई एक दिन फिक्स करना है। क्या उसके लिए स्कूल लेवल पे कोई अवेयरनेस कैंपेन वगैरह स्टार्ट जी बिल्कुल, पिंक रिबन हायर एजुकेशन कमीशन के साथ पार्टनर कर रही है और हम बहुत एक्सटेंसिव यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अभी इस अक्टूबर में हम तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान में जाके ये अवेयरनेस, क्योंकि बिल्कुल आई थिंक अर्ली लेवल पे ये अवेयरनेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप में सेल्फ एग्जामिनेशन है, उसके बाद फिर आफ्टर द एज ऑफ 20 एंड ऑनवर्ड्स 2 साल में एक दफ़ा आप डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर से या फीमेल डॉक्टर से अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं और 40 साल की एज से ऑनवर्ड जो है 2 साल में एक दफ़ा मैमोग्राम करवाना रिकमेंडेड। ठीक। ओके सर, प्लास्टिक का रोल क्या है ब्रेस्ट कैंसर में? देखें बिल्कुल प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव या खाना गर्म करना या गर्म खाने को रखना नुकसानदेह है। ओके अच्छा ऐसे है कि देखें FDA ने बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, इंग्रेडिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जो कैंसरस हैं और उनको बैन कर दिया गया। हम बिल्कुल इस वक्त गवर्नमेंट के साथ मिलके, जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऐसे चीज़ें हैं जो प्रूवन हैं, हमें उनको मतलब दोबारा से कोई उसको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ों को तो हमें फौरी तौर पे पाकिस्तान में बैन करना है। फॉर एग्जांपल क्या ऐसी चीज़ें हैं? देखें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं जो फूड में डलते हैं जो कि फूड को आर्टिफिशियली उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं। हम स्टिल यूज़ कर रहे हैं वो? हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत
सारे शामिल ऐसे होने की वजह से एडिटिव्स health हैं। अच्छा issues। फिर ये देखें कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो नोटिस करवाया, जो इंजेक्शन स्टीरॉयड का जो जानवर को लगाया जाता है ज़्यादा दूध लेने के लिए, वो बैन भी हो चुका है। वो बैन है लेकिन यूज़ हो रहा है। लेकिन वो फिर यूज़ हो रहा है। अब वो बहुत नुकसानदेह। तो ये बिल्कुल एक तरफ हम बिल्कुल गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत सारे लेवल पे गवर्नमेंट जो है इस इशू की इम्पोर्टेंस को समझ रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन फिर एट द सोसाइटी लेवल बहरहाल वो जो खुराक से कहीं पे रिलेटेड, जिम्मेदारी हमारी भी आ जाती जी है। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, जैसे हम जिक्र भी कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर को उसके साथ कंपेयर करें तो इसका रेशो बाकी कैंसर से, ब्लड कैंसर से, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, बाकी कैंसर से कितना ज़्यादा है? जी बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बाकी सब कैंसर में से हाईएस्ट है। यानी कि आप ये समझें कि 100 में से 38.5% जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है। यानी कि इतनी ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान में अलार्मिंग है। लेकिन फिर वही कि बाकी सब कैंसर एक तरफ, वो तो हादसाती तौर पे अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो हो, वरना वो लेटेस्ट स्टेज पे डिटेक्ट होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है, क्योंकि उसके सिम्टम्स सारे एक्सटर्नल हैं, वो अर्ली डायग्नोज हो जाता है। और अगर अर्ली डायग्नोज हो तो उसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज़्यादा है। बल्कि बहुत सारी ख़वातीन, जैसे हमने देखा पहले, वो इसका इलाज नहीं कराती थी क्योंकि उनको ये खौफ होता था कि जी एक जिस्म का हिस्सा जो है उसको काट दिया जाएगा। अब अर्ली डायग्नोज कराने में एक और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि पूरा बॉडी पार्ट जो है उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मुतासरा हिस्से को आप उतना हिस्सा जो है उसको ही रिमूव किया जाता है और वो भी रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। और वो भी बिल्कुल अर्ली ऐसे ही। स्टेजेस में। जी बिल्कुल, अर्ली स्टेज। बिल्कुल। और सबसे फिर पहले ये जी आप बात मुकम्मल कीजिएगा, चूँकि इस वेल प्लास्टिक की भी कुछ हमने बात की और एक नई रिसर्च है, इटली में रिसर्च की गई है और 34 ऐसी ख़वातीन बेबी की बर्थ के बाद जिनके जो मिल्क सैंपल हैं, ब्रेस्ट फीड, उसको टेस्ट किया गया और उसमें माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी थी। तो प्लास्टिक की जब हमने बात की ना कि इन्वायरमेंट में तो है, हम इनहेल भी कर रहे होते हैं प्लास्टिक, तब ये देखिए कि अगर ब्रेस्ट फीड में प्लास्टिक आ रहा है और प्लास्टिक बच्चा भी ज़ाहिर कंज्यूम कर रहा है, तो लेकिन वो माँ जो दूध पिला रही है, अगर उसके बॉडी में वो प्लास्टिक इतना है तो वो कितना नुकसानदेह, चूँकि प्लास्टिक का भी कुछ ना कुछ लिंक तो है। इस पर भी सर कुछ राय दे सकते हैं कि अभी देखें, एक तो हम वैसे बात करते हैं कि आजकल नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक हम इनहेल कर रहे होते हैं और बॉडी का हिस्सा बन चुका है। एक्वाटिक लाइफ से मुतासर नहीं है, ह्यूमन लाइफ भी इक्वली मुतासर हो चुकी है। हम अब इन एक्चुअल उसको देख रहे हैं। बच्चे अगर वो दूध पी रहे हैं जिसमें वो प्लास्टिक है तो नुकसानदेह तो है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। बिल्कुल। अच्छा, बल्कि आपने प्रेगनेंसी की बात की तो मैं यही बात करना चाह रहा था कि एक चीज़ और ये है कि बहुत सारी ख़वातीन को मतलब हम बहुत सारी सर्वाइवर्स देखते हैं जिन्होंने अर्ली ट्रीटमेंट किया ब्रेस्ट कैंसर का, वो हेल्दी ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनकी प्रेगनेंसी भी बाद में हुई, उनके हेल्दी बच्चे हैं, वो ब्रेस्ट फीड भी करवाती हैं। तो ये मतलब हमें ये एक पॉजिटिव साइड है। ये ऐसे नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हो जाए तो दैट इज़ एंड ऑफ द लाइफ। बहुत साइंस तरक्की कर गई है, जितना जल्दी डायग्नोज किया जाएगा उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा और तकलीफदेह भी कम होगा, सस्ता भी होगा और लाइफ भी बेहतर होगी। अच्छा सर, एक ऐसी खातून या फॉर दैट मैटर अगर हम इसको सवाल को यूँ कर लें कि जनरली हम देखते हैं ना कि रुझान कम हो रहा है ब्रेस्ट फीड का, माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो डब्बे के दूध पे ही रिलाई कर रही होती हैं। वो माएँ जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, इसके कंपैरिजन में वो माएँ जो कि नहीं करवा रही, रिस्क फैक्टर किसका ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर का? जी मतलब ब्रेस्ट फीड जो है वो बिल्कुल बेहतर है, वो बच्चे के लिए भी बेहतर है, माँ के लिए भी बेहतर है। कम होता है बिल्कुल 3 से 5% जो रिस्क है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ कि हम अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है फर्स्ट स्टेज पे, उसके बाद उसकी कॉस्ट और जो उसका ट्रीटेबल होने का जो स्पैन होता है वो कितना होता है? मतलब 6 से 8 माह में क्या वो रिकवरी हो सकती है उस पेशेंट की? देखिए बिल्कुल, अगर तो ये बिल्कुल अर्ली है, जब अभी लंप बना है, फिर तो शायद सिर्फ एक सिंपल सर्जरी है और दैट्स इट। मतलब आपको वो अच्छा वो फिर बिल्कुल, जैसे वो अगर स्टेजेस बढ़ती हैं तो फिर उसमें सर्जरी के साथ फिर कीमो इन्वॉल्व हो जाती है। कीमो का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है और वो बहुत तकलीफ देह है। अच्छा फिर उसके साथ अगर और स्टेजेस बढ़ती हैं
तो फिर वो रेडिएशन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अभी ये जो कीमो और रेडिएशन है ये बहुत तकलीफ देह हैं, तो बिल्कुल जब अगर आप समझें कि वो एक अर्ली स्टेज पे है तो फिर तो शायद मे बी कि कोई मेडिकेशन की भी ज़रूरत ना पड़े अगर उसको अर्ली स्टेज पे रिमूव कर दिया जाए। लेकिन अच्छा फिर बढ़ने में ये होता है कि बहुत सारे केसेस जो हम देखते हैं 70% से ज़्यादा वो ये है कि जो इतनी लेट स्टेज पे आती हैं कि वो बहुत सारे केसेस में वो एक छाती से दूसरी छाती में भी चला गया होता है या छाती से वो जिस्म के किसी और हिस्से में चला गया होता है, तो वो फिर तकलीफ दे। और क्योरेबल कितनी स्टेजेस होती हैं? फर्स्ट 3 स्टेजेस या उसके बाद भी क्योरेबल होता है, चांसेस होते हैं सर्वाइवल के? देखें क्योरेबल हम बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि 4th स्टेज पे भी आए और वो क्योर हो गए और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन के लिए प्रोसेस मुश्किल भी है, कॉस्टली भी है, लेंथी भी है, पेनफुल भी। और देखिए हर ह्यूमन बॉडी जो है ना वो एक यूनिक है, सो वो बिल्कुल इट्स कुछ हर एक के लिए एक फ़र्क कुछ है। नहीं करवा पाएंगे, कुछ की बॉडी बर्दाश्त कर पाएगी, कुछ की बॉडी नहीं बर्दाश्त कर एग्जैक्टली और सर जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं, जो लोग इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद वो इस डर से भी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, क्या उनके लिए ऐसा कोई प्रोग्राम मौजूद है कि उनका इलाज हो सके अगर वो पे नहीं कर सकते? देखें बिल्कुल बैतुल माल अच्छा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये तकरीबन कोई 18 सेंटर्स जो हैं कैंसर सेंटर्स रन कर रही है। जैसे जो नूरी इस्लामाबाद में है ये एटॉमिक एनर्जी का सेंटर है, वहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाता है। फिर और अच्छा पिंक रिबन जो है वो हमने पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आधा हॉस्पिटल इस वक्त तैयार है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी ये जी लाहौर में बड़ा सेंट्रली लोकेटेड कलमा चौक पे फिरोजपुर रोड पे, और हमने डायग्नोस्टिक सर्विसेज शुरू कर दी हैं और अगले 6 से 8 महीने में इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल भी फुल अप एंड रनिंग होगा। सर्जरीज भी वापस स्टार्ट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, सर्जरी कीमो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और ये सारी सर्जरीज क्या सर बाकी हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होती हैं? सर्जरी भी, रेडिएशन भी? इस्लामाबाद में अगर कोई पेशेंट है या दूर दराज किसी इलाके में एक आम अस्पताल में फैसिलिटी होती है? जी मतलब जैसे पिम्स में जो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी है, फिर सर्जरी भी है। इसी तरह जो मेजर अच्छा फिर ये कि पिंक रिबन पिछले काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ पे भी काम करती रही। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अब ये कमिट किया है कि जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे 1 स्टॉप क्लिनिक्स जो हैं, ब्रेस्ट क्लिनिक्स जो हैं उनका आगाज़ किया जाएगा। एक जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में अभी हमने मिलकर शुरू भी किया है। इसी तरह केपी में गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है कि जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, मैमोग्राम फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी। तो वो बिल्कुल क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसकी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है इस सारे को एक होलिस्टिक वे में लेके चलना है। और सर शहरों में तो वैसे हम इसके बारे में बात भी करते हैं, रिबन कैंपेन्स भी चलाते हैं, लेकिन क्या देही इलाकों में हम इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं? वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं अगर किसी खातून को कोई प्रॉब्लम है उसकी डिटेक्शन हो सके और फिर वो इलाज की तरफ भी जा सके? देखिए हमने जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड कराया और उसका मकसद ये था कि वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो एक फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है होती हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं। अभी जैसे विद द कर्टेसी ऑफ पीटीए आपने देखा कि जो रिंग टोन जो है इस वक्त अक्टूबर में चल रही है, ये तकरीबन कोई 3 साल से ये अब इससे हमने देखा कि ये क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल हर जगह पे है और कम पढ़ी लिखी ख़वातीन या जो नाख़वानदा ख़वातीन हैं उनके पास भी है, तो इससे हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी जो है वो लोगों में अवेयरनेस आई है और बहुत सारे अर्ली केसेस डायग्नोज हुए। लास्टली सिर्फ खातून ही मुतासर होती है, खातून को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है या मर्द भी मुतासर होता है? देखिए बिल्कुल 1% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी होता है, वो कम है लेकिन ये कि उसमें बहुत लीथल है उसमें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसमें कोई मैमोग्राम नहीं हो सकता। एक मर्द को ब्रेस्ट कैंसर होगा तो वो लीथल है, वो जान ले, वो बहुत कम, फिर उसमें बचने के चांसेस बहुत कम है वो एज कम्पेयर टू जब एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ओके, कंटेजियस होता है सर, एक से दूसरे में ट्रांसफर? नहीं बिल्कुल, मतलब कैंसर किसी तरह का भी और ब्रेस्ट कैंसर जो है ये आपके अंदर से बनने वाली बीमारी है, ये किसी एक से दूसरे को नहीं लग सकती। बल्कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया क्योंकि बहुत सारे
केसेस में हमने ऐसे देखा है कि वो फैमिली जो है वो लेकिन छोड़ सर देती है। फैमिलीज में इस तरह के केसेस होते हैं, वैसे किसी भी टाइप का कैंसर हो तो अच्छा फैमिली वो में इनहेरिट किसी के मतलब बेटे वो को, जेनेटिक भाई को। वो जेनेटिक साइड उसकी है और वो भी कोई 3 से 5% उसकी पॉसिबिलिटी होती है, बट Genetic भी ये possibility का है। जेनेटिकली फैलने की। बिल्कुल ठीक है। उमर आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, फाउंडर एंड CEO ऑफ पिंक रिबन साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे अवेयरनेस से मुतालिक। कोशिश ये की जा रही है कि प्रिवेंशन पे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, कैसे इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में जितनी बात की जाए वो कम, और प्रिवेंशन पर बात इसलिए करनी ज़रूरी कि ये बताना है कि ये क्योरेबल है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन होगा तो फिर कॉस्ट भी कम आएगी, वक्त भी कम लगेगा, तकलीफ भी कम होगी। एंड सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ ब्रेक वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम तो रोशन करते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम भी करके आते हैं, सीख के आते हैं। आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और PTV फिल्म्स के इश्तराक से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के जो फिल्मी शोबों से यानी मीडिया स्टडीज़ के जो फिल्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनका एक वफ्द गया था उज़्बेकिस्तान और वहाँ पर 9 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक 14th ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की और ये 5 रोज़ा मुकाबले थे जिसमें इन्हें बताया गया था आपने इस इलाके में जाना है, इस जगह पर जाना है और आपने एक फिल्म को शूट करना है, शॉर्ट फिल्म को। तो 10 मिनट की फिल्म इन्होंने शूट की और 13 कंट्रीज के लोग थे वहाँ पे, 13 कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे और शहर भी अलॉट किया गया था और हमारी टीम का शहर था ताशकंद। नहीं, ताशकंद तो गए थे, हमारी टीम का शहर था शरी सब्ज जहां पर जाकर उन्होंने मूवी जो है वो शूट की। अमीर तैमूर पे उन्होंने मूवी शूट की, 10 मिनट की मूवी है और ये जो टाइटल था ना जिसके नीचे ये मुकाबला था वो था पर्ल ऑफ सिल्क रूट। अच्छा उर्दू में लिखा है ना कि शारा रेशम का मोती, लेकिन हम उसे अंग्रेजी में एग्जैक्टली बता रहे हैं बिकॉज दैट वाज द टाइटल जिसके अगेंस्ट ये लोग गए थे। कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और NC के स्टूडेंट हैं जो गए थे, बाकी जो टीम मेंबर्स थे वहीं से उनको दिए गए थे। ये सारा मामला कैसा रहा, ये जर्नी कैसे रही, इस पर बात करते हैं और हमारे खास मेहमान स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में शरीक तालिब इल्म दुआ फातिमा हमारे साथ मौजूद है सेट पे और साथ ही साथ फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत यंग नहीं है आप? आई गेस हमारे मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट को यंग लोगों की जरूरत है, Okay. ताकि वो नए ट्रेंड्स और जो फिल्म के हवाले से नई जो जदीद ये पुराने लोग ओल्ड फैशन हो गए हैं। नई सोच और नया अंदाज। क्या बात है, नई सोच नया अंदाज। अच्छा दुआ आप बताइएगा कि पहले इस पर तो हम जाएंगे कि आप वहाँ पहुँची और आपने ज़ाहिर है मेहनत की और आप लोगों ने एक मूवी बनाई, लेकिन आपकी सिलेक्शन कैसे हुई? बेसिकली हमारी सिलेक्शन ऐसे हुई कि HOD हमारे डॉक्टर अली, तो इन्होंने पूरी डिपार्टमेंट से 3 लड़कियां सेलेक्ट की। Okay. उनकी CVs और उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो देख के, कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट से। कम्युनिकेशन एंड Okay. मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट से। तो फिर उनमें से हम 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई और हमारा PTV फिल्म्स में इंटरव्यूज़ हुए, तो जिसमें से मेरी सिलेक्शन होगी। पहले सिलेक्शन कैसे हुई, आप व्हाई यू वर सो डिफरेंट, आपने क्या ऐसा किया? एक्चुअली मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स और काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया हुआ है और उनको डायरेक्ट किया हुआ है, तो शायद मुझे लगता है इसी वजह से एक्सपीरियंस था आपका, आपने experience के खासा base काम पे। किया। आप फाइनल ईयर में हैं? जी फाइनल फाइनल ईयर में, और आप फिल्म्स पढ़ रही हैं? जी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया और ये पहला Major एक्सपीरियंस film था आपका इस तरह पाकिस्तान को जी, बाहर जाके जी, प्रेजेंट ये मेरा करने का? बिल्कुल टॉपिक first कैसे experience आपने चूज किया? टॉपिक बेसिकली हम 3 लोग थे टीम में, 2 NCA से और 1 मैं। तो जो हमारे डायरेक्टर थे अली आबिद, उन्होंने हमें बेसिकली जो लोकेशन मिली थी ना वही जो अमीर तैमूर की उनका बनावा है ना उसमें, तो हमें लोकेशन ही वो मिली। तो हमने कहा हम क्यों ना इस लोकेशन को लेके चलें और उनका कोई कल्चर दिखाएं। तो हमने उसके बारे में सर्च की, उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी और उसके बारे में फिर हमने स्क्रिप्ट लिखा और यह स्क्रिप्ट हमारा अप्रूव हो गया और फिर हमने ये कब से मालूम हो चुका था आपको कि अच्छा आपसे आपने इस शहर के बारे में पढ़ना शुरू कर देना है? अच्छा, हमारे साथ ये हुआ था कि हमें सिर्फ 2 दिन पहले पता चला था कि हमने 2 दिन बाद हमें स्क्रिप्ट 2 दिन में हिस्ट्री पढ़ ली आपने सारी की सारी? बहुत रिसर्च की थी तीनों ने मिलकर, और बेसिकली अली ने स्क्रिप्ट लिखा था तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च की 2 दिनों में, और 1 दिन में हमने स्क्रिप्ट पूरा लिखा है। और वो लिखा किसने? वो आपने, आपके जो बाकी 2 जो टीममेट था अली, उसने लिखा है। अली इज फ्रॉम NCA? जी। तो वे एक स्क्रिप्ट राइटर थे, एक आप थे और तीसरा कौन था यहाँ से? वो सिनेमेटोग्राफर थी, वो भी NCA से। और एक्टर्स वो कहाँ से आए? एक्टर्स वहाँ से ही थे, क्योंकि बेसिकली जो फिल्म है वो उज़्बेक लैंग्वेज में बनानी थी, तो यहाँ पॉसिबल और वो स्टूडेंट थे या वो प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टर्स? प्रॉपर इंटरनेशनल एक्टर्स थे। अच्छा आप ये देखिए ना कि 2 NCA से स्टूडेंट्स हैं, एक फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी से हैं। पढ़ना एक मुल्क से मुताल्लिक, उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री, वैसे भी वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, उसके बारे में पढ़ना, फिर ये सोचना कि अच्छा वहाँ जाके करना है, फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हैं,
क्या डायनामिक्स होंगे, कैसे काम करेंगे, क्या चैलेंज होंगे, कुछ नहीं पता इन्वायरमेंट से मुताल्लिक, लेकिन 2 दिन में तैयारी करना, फिर वहाँ जाना, रिप्रेजेंट करना, तैयारी के बाद फिल्म बनाना। और शायद एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि जब आप किसी कंट्री के कल्चर को, किसी हिस्ट्री को आप पढ़ के उस पर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें इतनी डिटेलिंग होती है कि आप ये तक देखते हैं कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है तो उसके कारपेट की डिजाइनिंग कैसी बिल्कुल होगी, ऐसे ही है। उसकी दीवारें कैसी दिखेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस जमाने में जब हम तारीख की बात करते हैं बहुत कुछ डिफरेंट और ज़ाहिर है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो इसमें जब वहाँ जाकर दुआ आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, जब फर्स्ट टाइम आप उस लोकेशन पर पहुंचे, एक्टर्स भी आपको दिए गए, बाकी टीम मेंबर्स भी आपके साथ आ गए, तो फिर आपस में केमिस्ट्री डेवलप होने में भी टाइम लगता है ना, किसी को समझने में, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, लैंग्वेज बैरियर भी ज़्यादा आ रहा होता है, और फिर आपने शूट करना है। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? बेसिक जो हमारा चैलेंज था वो लैंग्वेज का था, क्योंकि उनमें से किसी को इंग्लिश कुछ भी नहीं आती। तो आपने फिर क्या इशारों में बात हमारे साथ एक ट्रांसलेटर थी, हम उसके थ्रू बात कर रहे हैं। आप जिस तरह फिल्म बनाते हैं तो डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना है, एक्टर से, साउंड से कम्युनिकेट करना है, एडिटर से कम्युनिकेट करना है, तो ये काफ़ी मुश्किल था। तो हम सबसे पहले ट्रांसलेटर को बता रहे हैं, अच्छा ये बात उनको कहो, और वो उसको बोल रही है इंग्लिश में, वो उज़्बेक में ट्रांसलेट करके उनको बोल रही है। तो ये लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर था। चीजें डिले भी होती है ना, कि शॉट जो है वो डिले हो जाता है। जो आपको एक्टर्स मिले वो क्या बहुत अच्छे एक्टर थे? आपको लगता है आपके साथी टीमों को ज्यादा अच्छे मिल गए? नहीं, हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे। एक तो बिल्कुल इंटरनेशनल प्रोफेशनल एक्टर थे जो अमीर तैमूर का, जिन्होंने रोल किया है, और एक हमारा बच्चा था, वो हमारा मेन रोल जिसका था, बट उसने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। वो 5 दिन हमारे साथ ही लोकेशन में रहा है, तो हमारी अब हम उसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी लैंग्वेज हो रहा है, बस हम इशारों में इसे बातें कर रहे हैं। सेलिब्रिटी वाली फील तो आ रही होगी ना इशारों में भी। हाँ, बट वो लोग इन्ने एरोगेंट नहीं है, बहुत काम और बहुत अच्छे लोग हैं। ओके, अच्छा, आपको उनसे बातचीत करके मजा भी आया। टीजर है वकास, तो हम चला सकते हैं साथ, जो उन्होंने बनाई है फिल्म का इशू बेशक है, लेकिन हम प्रोडक्शन देखना चाहते हैं। सबटाइटल्स के साथ है। ओके, सबटाइटल्स के साथ है, तो प्लीज दिखाइएगा। Dada, Amir Temur büyük sarkarda bo'lgan. U poytaxtni Samarqanddan Shahrisabzga ko'chirib. Allo. Eshitaman? Mijoz जनाब, बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन, बहुत अच्छे शॉट्स थे। हम ऑफ कैमरा डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत शॉट्स, मैं खो गया था वहाँ पे उस डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। आप उधर खो गए थे, इधर खो गए। दो तरफ वो लगी हुई है ना स्क्रीन। हाँ, तो दो तरफ खो गए। दो तरफ खो गया था। बहुत शरारती हैं सलमा आप। अच्छा, वापस दुआ पे आ जाते हैं। अच्छा दुआ, इसके अलावा यानी ठीक है, इस पर तो हमने बात भी की है, दिखाई भी हमने, बहुत ज़बरदस्त। एक तो मैं कहूँगा कि वीडियोग्राफी तो कमाल, एडिटिंग भी बहुत अच्छी। आप का इसमें रोल क्या था? मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल। ओके, अदरवाइज आप एडिटिंग के फराइज सर अंजाम देने। सिलेक्शन मेरी एडिटिंग के उसमें हुई थी, बट जैसा फिल्म उज़्बेक में है तो हमारा एडिट करना आप देखिए, हर फन मौला है, नहीं हर फन मौला है जी। वो उन्होंने कहा कि अब चूंकि ये काम नहीं करना तो ठीक है, हम ये काम भी करेंगे, तो एम्पावर्ड है। और वहाँ पे इस मूवी की शूट के अलावा क्या आपकी मसरूफियात थी जो टीम यहाँ से गई थी? हम यहाँ से सबसे पहले ताशकंद गए, और फिर हमें लोकेशन और जो थी शरीफ साहब, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे 9 आवर की ट्रैवलिंग थी, तो हमने 5 दिन उधर सिनेमा इन 5 डेज कंपटीशन था, तो 5 दिन पूरी मूवी बनी, एडिट हुई, और फिर हम वापस आके मूवी सबमिट करवा दी। उसके बाद हमारे डिफरेंट सेमिनार्स हुए थे, जिस तरह 13 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन था, कम्युनिकेट कर रहे थे हम आपस में, और सेमिनार्स हुए थे, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, और फिर अनाउंसमेंट्स वगैरह, और इसी में हमारे सारे दिन। ज़बरदस्त। और आपका जो काम था वो नहायत खूबसूरत था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे इंसान होता है जिसकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जो आपको बनाता है,
you, पढ़ाता है, तो वो नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब भी सेट पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा काम किया है इन बच्चों ने, बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी, आपने भी हमारे साथ टीजर देखा तो जाहिर है आप तो पहले भी देखते रहे होंगे। इन बच्चों को इनकरेज करना, इनको इस लेवल तक लेके जाना, क्या ये हमारा पहला बैच है जो इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहा है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले पीटीवी फिल्म्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह का मौका दिया है। अच्छा, पहला बैच नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी के और हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट ममालिक में पहले जाते रहे और परफॉर्म करते रहे, लेकिन पर्टिकुलरली फिल्म्स के हवाले से जाके फिल्म बनाना और फिल्म के कंपटीशन में जाना, ये हमारा पहला मौका था। और चूँकि हम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से हैं, तो हमारा एक खास मोटो कि हमने एम्पावर्ड वुमेन जो है उसके ऊपर हमने काम नजर करना आ रहा है, और ये मेरे ख्याल से शी इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। और बाकी जो अच्छा, ये बाकी स्टूडेंट्स भी आप किसी तरह ट्रेंड होते हैं या इनके लिए कुछ खास ट्रेनिंग थी, एडिटिंग की, प्रोडक्शन की, स्पेशली सिखाया था? नहीं, हमारे जो यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट का ये खासा है कि हम लोग जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। लाइक हम ये कहते हैं कि क्यों ना हम इंडस्ट्री को एक प्रॉपर कोई किस्म का स्टूडेंट दें ताकि इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जो है ना इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है, हम उसको फिल करने की कोशिश करें। दैट्स वाई हम अपने डिपार्टमेंट में नए नए ट्रेंड्स पे काम कर रहे होते हैं। रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड बीएस फिल्म प्रोडक्शन इन आवर डिपार्टमेंट। वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द ऑनलाइन जर्नलिज्म इन आवर डिपार्टमेंट्स में डाटा साइंस है, डाटा माइनिंग है, डाटा जर्नलिज्म है। सो ओवरऑल एक काइंड ऑफ अ बुके है जो कि हम अपनी स्टूडेंट्स को कोशिश करें कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ मीडिया हैं हम उनकी तरफ इनको लेके जाएं। और इसमें अगर मैं पूछूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और पीटीवी फिल्म्स, जिस तरह से ये एक नया एवेन्यू हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को लिखा, यानी सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को लिखा कि आप स्टूडेंट्स को दें और हम इनको भेजते हैं इस कंपटीशन के लिए, तो ये जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर, पीटीवी फिल्म्स के लेवल पर, ये कितने अच्छे, कितने इनकरेजिंग है नाज़र? सर, ये बहुत ज़रूरी है और बड़े इनकरेजिंग है। लाइक जब दुआ यहाँ से जा रही थी और जब दुआ यहाँ वापस आई है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके कॉन्फिडेंस के अंदर। अच्छा, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं है ना, हमें सिर्फ एक्सपोजर की ज़रूरत है, और उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया, पीटीवी फिल्म्स पर्टिकुलरली। सो मेरे ख्याल से अगर ऐसे इनिशिएटिव्स हमारे स्टूडेंट्स को मिलते रहेंगे तो हम किसी हद किसी और हम और इनको पॉलिश कर पाएंगे। और ऐसे में हम सिर्फ वहाँ पर एक कंपटीशन को में पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे, हम बहुत ज़्यादा सीखने भी जा रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर करने भी जा रहे हैं, क्योंकि देखें ना मुख्तलिफ मुल्कों से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, देखते हैं आप किस यूनिवर्सिटी से हो, आप क्या पढ़ते हो, आपका करिकुलम क्या है, आपका अंदाज क्या है, हम तो इस तरह पढ़ते हैं, हम तो इस तरह करते हैं, हम तो इस तरह काम करते हैं, हमारा मिजाज ये है, आपका अंदाज ये है, ये सब हम सीखते हैं एक दूसरे से। इसके साथ साथ हम अपना कल्चर लेकर भी जाते हैं। सलमा, मूवीज़ लेकर भी गए, हम मूवीज़ लेकर गए, और उन मूवीज़ के साथ साथ शेप कल्चर शेयर करने के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं हमारे स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री में जाए, उसका कोई मैच ही नहीं होता। जैसे दुआ की बात कर रहे हैं सर अभी के, दुआ का जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल ही कुछ और है। ज़ाहिर है जब आप बाकी स्टूडेंट्स के सामने इतना अच्छा आप एक काम करके आते हैं, जो हम देख रहे थे जिस तरह से पिक्चराइज किया गया उन सारी चीज़ों को, हिस्ट्री को पढ़ के, स्क्रिप्ट लिख के, वो दैट वाज वंडरफुल। मोहम्मद अली साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि पीटीवी का जो फिल्म डिपार्टमेंट है, दे आर वर्किंग सिंस लॉन्ग, काफ़ी टाइम हो गया इसको इनॉग्रेट हुए भी और स्पॉन्सर भी कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। क्या जब जब रिक्वायरमेंट होती है आपके स्टूडेंट्स हेल्प करते हैं, और ये कोलैबोरेशन चलती रहती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए थी? नहीं, बिल्कुल ये कोलैबोरेशन हमारी चलेगी और इंशाल्लाह काफ़ी मुद्दत तक चलेगी। रिसेंटली हम उनके साथ एक MOU साइन कर रहे हैं। हमारे अपने डिपार्टमेंट से एक फिल्म फेस्टिवल हमने इनिशिएट किया, जिसका एक वर्जन हम लास्ट ईयर कर चुके हुए हैं, नेक्स्ट रीजनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से। और इस दफ़ा हम ये फिल्म फेस्टिवल जो है इंशाल्लाह ताला पीटीवी फिल्म के कोलैबोरेशन के साथ करेंगे। क्या होगा? बेसिकली इसके अंदर हम लोग एमेच्योर्स और जो स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनको हम लिख भेजते हैं कि अपनी एंट्रीज हमारे पास भेजें, और फिर उसके बाद अच्छे उनके पास उनके लिए इनामात हैं। फिर हमारे पास एक ख़ास जो किस्म की जो हम इसमें हम काम करते हैं, हम जो पाकिस्तान के जो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं फिल्म एंड टीवी के, हम उनको बुला के उनके साथ वर्कशॉप्स भी कराते हैं। ज़बरदस्त। यानी पीटीवी फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, ये इसके दरमियान ये MOU हो रहा है, और इसके तहत होगा ये कि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग या बहुत से लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्म पे काम करते हैं, डॉक्टर काम करते हैं, वो अपनी एंट्रीज भेजेंगे और फिर उनको टॉपिक आप लोग देंगे कि इस पे काम करना है। बिल्कुल, कैटेगरीज होंगी, कैटेगरीज भी होंगे और थीम्स भी डिफरेंट किस्म की उसके अंदर होंगे।
लाइक वुमेन एम्पावरमेंट में हम काम कर सकते हैं, अभी हम उस पर डिसाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से हम काम कर सकते हैं, लेकिन मेजर हमारा जो है वो यही एक थॉट है कि हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसके अंदर वो अपनी स्किल्स को मजीद निखार सकें और उनको मौके मजीद मिलते रहें। जितनी आप अच्छी स्किल्ड मैन पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खवातीन के हवाले से ज़ाहिर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खवातीन की है। अगर कोई लड़का चाहे कि वो इतना अच्छा काम सीखे पढ़ने के साथ साथ कि प्रोफेशनली उसकी गुंजाइश उतनी बने फील्ड में, उनके लिए कोई स्कोप है? लड़के बिल्कुल अगर है, सीखना बिल्कुल। ये जो हमारा फातिमा जिन्ना में यूनिवर्सिटी में कोई स्कोप नहीं है, कहीं और से सीख के आए कहीं से भाईजान। कुछ तो प्रोजेक्ट कहीं से होगा सीख के आना ना है, ये नहीं सिखाएंगे लड़कों को। पूछने का मकसद ये है कि कोई तो प्रोजेक्ट होगा। ओवरऑल जो हमारा ये जो फेस्टिवल है दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, फॉर होल पाकिस्तान, प्रोफेशनल एमेच्योर्स और प्लस स्टूडेंट्स के लिए। प्लस हमारे यहाँ कुछ समर कोर्सेज होते हैं और हमारे यहाँ कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इसके अंदर हम कभी कभार ओपन फॉर ऑल कर देते हैं। अच्छा? तो उनको मौके मिलते रहते हैं। तो कैसे लगेगा जी मैं फातिमा जिन्ना, एक मिनट सलमा, कैसे लड़का कहेगा मैं जी फातिमा जिन्ना मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो कैसे कहेगा ये बात? वही जरूरी नहीं है ना, वो ये बताना। कह सकता है कि मैं फातिमा जिन्ना मुंबई यूनिवर्सिटी एक कोर्स के लिए गया। That's interesting। अच्छा, सो बेसिक हमारा विजन यही है कि हम मीडिया के हवाले से इंडस्ट्री और एकेडमिया के गैप को कम से कम करें, ताकि जो ओवरऑल इंडस्ट्री को एक दोबारा से खपना पड़ता है, दोबारा से एफर्ट करनी पड़ती है, वो कम से कम हो उस हवाले से। ओके अच्छा सर, हम जिस तरह देखते हैं कि हमारी आज की जो फिल्म्स हैं, जिस तरह हम रिवाइवल की तरफ आए हैं, नई नई मूवीज़ अब बन रही हैं, मौला जट भी अब एक नई फिल्म, और कुछ फिल्म्स तो हमने जाके उज़्बेकिस्तान में स्क्रीन भी की है। ये बड़ा अच्छा है कि हम अपनी मूवीज़ दिखाते हैं, अपनी प्रोडक्शन दिखाते हैं, अपने आर्ट को वहाँ तक लेकर जाते हैं। अब जो फिल्म्स, अब जो ड्रामास बने, जो प्रोडक्शन अब हो रही है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स अपनी राय भी देते हैं, आप लोग उसमें देखते हैं कि अच्छा ये मूवी बनी तो है, भले प्रोफेशनल्स ने बनाई है, लेकिन नहीं, अब जो वक्त है ना बदल चुका है, अब इसमें ये होना चाहिए था, ये इसमें फ्लॉ है, ये क्रिटिसिज्म भी करते हैं उन मूवीज़ पे। बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज हैं जिसके अंदर बाकायदा हम फिल्म दिखाते हैं बच्चों को, उसके ऊपर हम गलतियाँ निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, जैसे हमारे पास परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक कोर्स है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री का एक कोर्स है, हमारे पास वीडियो प्रोडक्शन का एक कोर्स है, हमारे पास फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से 3-4 और कोर्सेज भी लाइन अप हैं। तो उन तमाम कोर्सेज के अंदर हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली क्रिटिक लिखते भी हैं, क्रिटिक करते भी हैं, और उसके अलावा हम सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में पिंडी इस्लामाबाद में एजाज गुल साहब हैं, ही इज वन ऑफ द मेजर नेम फॉर फिल्म के सिनेरियो के हवाले से, उनको बुला के फिर हम बच्चों को प्रॉपर क्रिटिक सिखाते भी हैं कि आपने क्रिटिक करना कैसे है और किन पहलुओं पे आपने बात करनी है। कि जब हम स्टूडेंट थे हमें इसी तरह से एक बार बैठा के कहा गया कि फिल्म देखो गलतियां निकालो, शुएब यकीन करें कि हम कॉपी पेंसिल पकड़े ही रह गए, क्या लिखे कुछ समझ ना आए ना, सेंस नहीं थी इतनी। और 8 साल पहले अगर हम देखें तो हमारे जो एकेडमिया के जो कोर्सेज थे वो इतने कंपैटिबल नहीं थे हमारी जो इंडस्ट्री की डिमांड है। अब आप ड्रामा देखें ना तो आप एक आम व्यूअर भी ना उसमें गलती निकाल लेते, कहते हैं ये जो एक शॉट आपने लिया था ना, इसमें बाजी का दुपट्टा था, दूसरे में दुपट्टा था ही नहीं, ये दुपट्टा इस तरफ, अब ये इस तरफ कैसे हो गया, ये सिर्फ एंगल चेंज हुआ, दुपट्टा दूसरी तरफ हो गया, ये कैसे हो गया, कुर्सी बैकग्राउंड में आ गई तो है। वो ये गलती अब तो हम आम तौर पर निकाल भी लेते हैं। दुआ की तरफ वापस आते हैं और दुआ से पूछते हैं, जो क्रिटिसिज्म की हम बात करें कि क्रिटिसिज्म कितना अहम है और कितना उन्होंने किया, कोशिश करेंगे हम उनसे पूछ सकें कि ऐसी फिल्म जिसका वो नाम ले सकें कि इसमें हमने बहुत क्रिटिसिज्म किया था, बहुत गलतियाँ निकाली थी। दुआ, क्रिटिसिज्म कितनी मूवीज पे किया? क्रिटिसिज्म जिस तरह सर ने बताया, हमारे कुछ कोर्सेज थे ऐसे जिसमें हमने किया, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं दुआ, सियासी जवाब नहीं देना। ऐसा कोई बात नहीं, देखिए वैसे भी तनकीद करना बुरी बात है। क्रिटिसिज्म किया है। कौन सी मूवी का क्रिटिसिज्म किया था? हम लोगों ने जिस तरह अभी जो पाकिस्तानी मूवीज आई थी, नाम लेना पड़ेगा, कौन सी मूवी दिखाई गई थी? यानी लोड वेडिंग, ये सारी हमें इस तरह दिखाई हैं कि हमें या तो सीखने को मिले कि आप बताओ आपको क्या चीज़ में बहुत अच्छी लगी है, तो फिर इंस्ट्रक्टर साथ बैठे वो बताएगा अच्छा ये शॉट लिया तो ये इस तरह लिया या ऐसे कुछ ऐसे होता है। वैसे घर बैठे ड्रामा या फिल्म देखते हुए आप कह रही हो कि यार ये बहुत ज़्यादा होता है। अब तो जैसा सब कुछ पता चल गया ना कि ये एंगल है, वो है, ये चीज़ है, तो अब तो ड्रामा देखते ही इस नज़र से, तो जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो पता चलता है ये क्या किया, ये क्या किया है, उसकी लाइटनिंग का, उसके शॉट्स का। अब तो बहुत नहीं, चुप कर, मेरा ड्रामा ना खराब कर। वो तो और क्योंकि हम पीटीवी फिल्म्स की बात करें तो पीटीवी के ड्रामास भी आप देखते होंगे कितनी शानदार प्रोडक्शंस थी, पीटीवी की लेगेसी रही है। कभी वो भी देखे, कभी पढ़ाने के पर्पस से आपको भी दिखाए गए हैं, धूप किनारे, बहुत से जो पुराने ड्रामे थे जो बहुत हिट गए हैं पीटीवी के, वो कुछ देखे हुए हैं मैंने। अब देखें यही वो जगह है चागी जहाँ पे वो ड्रामे सारे बनते रहे हैं, एक ही सेट यहाँ पे, एक ही जगह जहाँ पे सारे ड्रामे बनते रहे, और अभी वेरिएशंस लाई जाती के साथ साथ जबरदस्ती। बहुत शुक्रिया दुआ आपका भी, सर आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से काम सिर्फ फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं, एनसी या फॉर दैट मैटर वो तमाम इदारे जो कि इस तरह काम कर रहे हैं कि बच्चों को एट पार कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं,
कि वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हांस करें और रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, सिखा कर भी आएँ और सीख कर भी, क्योंकि सीखने सिखाने का अमल तो जारी रहता है। यूँ तो ये शो भी जारी रहता है, लेकिन ब्रेक बड़ी ज़रूरी होती है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत Hello everybody, I'm Dale Steyn, and as you may or may not know, Pakistan is currently going through one of its worst natural disasters. The floods in Pakistan are currently affecting 1/3 of the population, so that's a major part of the country that's been affected by these floods. I'm putting out a video today to try and urge and request that if anybody can donate and help where they can, please do so. People are suffering and really struggling during this time, so anything helps and could potentially save a life. So please look into this, and if you can donate, please make a small donation wherever you can. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोइन खान। हालिया बारिशों में जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सैलाब आ गया और लोग बेघर हो गए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी एज अ पाकिस्तानी कि आप लोग इस मौके पे जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो चुकी हैं उन लोगों के साथ अपना ताउन करें। कोशिश करें कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो इस सिलसिले में जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये भाई बहनें बुज़ुर्ग जो इस तबाहकारियों के अंदर अफेक्टेड हुए हैं, इन तमाम लोगों को हम सब की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हेल्प करें और घर से बाहर निकलें और कोशिश करें जल्द से जल्द हम इसकी रिकवरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब। कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं। सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली, किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली।
वज़ीर-ए-आज़म की कौम से अतियात की अपील। हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं। बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। आज का पैगाम जैसे सब पाकिस्तानी बहन भाई बुजुर्ग सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुसीबत से गुजर रहा है। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है और इस इम्तिहान में हमें कामयाबी के लिए सबको मिल के काम करना होगा। हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो फ्लड में लोग डूबे हुए हैं, बेघर हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, तो उन सब का काम चलेगा और ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि कौम यकजहती के साथ हुकूमत पाकिस्तान का और दूसरे प्राइवेट इदारों का साथ दे रहे हैं। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुम पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। आलमी बरतरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ BTV न्यूज़ पर। हमारे दरमियान गद्दार छुपा है और हमें उसे तलाश करना है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर म्यूज़िक की गुफ्तगू भी होती है, म्यूज़िक आपको सुनाते भी हैं, बहुत से अच्छे अच्छे सिंगर्स हमारे साथ आते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स भी आते हैं। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि म्यूज़िक में बड़ा ख़ास समझा जाता है, वैसे तो इसको कहते हैं कि ये मगरबी साज़ है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे रीजन में जनूबी एशिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आजकल बड़ा मकबूल हो रहा है, दैट इज़ वायलिन। आपको आता है? मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ। कब से? बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं, चंद एक सालों से। मतलब जब जैसे जैसे मुझे गाने का शौक पैदा हुआ कि मुझे गाना सीखना चाहिए, तो मुझे ये शौक भी पैदा हुआ कि मुझे वायलिन, रबाब और वो नहीं, तबला नहीं, वो मुश्किल काम है। वायलिन और रबाब, वायलिन तो बहुत आसान है। नहीं, इतना आसान नहीं है। जाहिर है अभी हमारे जो मेहमान होंगे वो पता है उसके प्रॉपर एक बच्ची है हमारे पास, उन्होंने नोट्स भी बनाए हुए हैं और वो उसकी भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे म्यूजिक की होती है ना। जैसे एक दिन तबला प्लेयर हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इसमें इतनी वेरिएशंस होती हैं, आप पढ़ने बैठे आपको याद नहीं होता है कि एक वर्ड पढ़ते हैं, फिर आपने बीट्स को पिक करना होता है। वायलिन में भी इसी तरह होता है। वो क्या था?
डिफरेंट था, कुछ डिफरेंट था, हो गया था, अभी हो रहा है, उसकी बात करते हैं, वायलिन की बात करते हैं। आज सीखते हैं, सलमा का जो शौक है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं कि इन 20-25 मिनट में सलमा थोड़ा सा सीख भी जाए। क्या सीख पाएंगी इसका फैसला आप पे छोड़ते हैं। आई विश कि मैं एंडिंग नोट पे एक वायलिन के साथ क्लोजिंग दे सकूं। कमाल, क्या बात कर दिया आपने। चलिए, मारूफ वायलिनिस्ट उस्ताद जहांगीर सागर साहब ने ज्वाइन किया एंड विद हिम उनकी बेटियां फलक जहांगीर सीख रही हैं वालिद साहब से। आप दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, थोड़ी सी माजरत, आप लोग थोड़ा सा आई थिंक अनकंफर्टेबल हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए अब हम कुछ और कर नहीं पाएंगे, तो इसको इसी तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना इनको स्टैंड ऊपर करना था गालिबन। तो अब ठीक है सर, कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए एक उस्ताद है ना, वो कह रहा है मैं कर लूंगा मैनेज, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जहांगीर साहब, कब से, बचपन से ही आप वायलिन के साथ दोस्ती कर चुके हैं? जी बिल्कुल। और यही आपने कहा बेटी भी अब यही करे? जी, बचपन से। मैं भी बचपन से अबव हूँ। बचपन से 55 तक वायलिन ही वायलिन है। जी। तो बेटी को शौक आपकी वजह से है या कि खुद से आपने देखा? नहीं जी, बंदा खुद ही अपनी तरफ से ही आता है। ओके। किसी के कहने से आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने तो प्रॉपर सीखा है। अच्छा, आपने प्रॉपर इनको घर से मिल गए, इनको एक तो विरासत में मिला और फिर सीख भी रही हैं, प्रॉपर्ली सीख भी रही हैं। सर अगर मैं सीखना चाहूँ कितना टाइम लगेगा? इनकार समझो। देखिए बात यह है कि लोग मैट्रिक तो 10 साल में करते हैं, तो वायलिन कहते हैं हम 6 महीने में वायलिन आ जाए, ऐसे नहीं होता। ये प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर एजुकेशन है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी तक यही फैसला नहीं हुआ कि ये एजुकेशन है या नहीं है, हालांकि ये है जी, प्रॉपर सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस में ये सीखने की सहूलत मौजूद है? सिर्फ PNCA जी, पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूशंस कम है। इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए उस्ताद तो हैं, लेकिन एकेडमीज नहीं है, इदारे नहीं है। एक इंडिविजुअल लेवल पर तो आप शायद सीख पाएँ, कुछ सिखाने वाला अगर आपके पास मौजूद हो और आप ऐसी कोई टाइम सेट कर पाएँ तो मुमकिन है, अदरवाइज ज़रा मुश्किल है। क्लासेस उस तरह से नहीं है लेकिन कम है। फलक आप फीस फलक आपकी तरफ आते हैं। क्या एज है आपकी? 11 साल। कब से बजा रही हो वायलिन? 1 साल से। अब्बू ने कहा था या खुद से कहा था? खुद से। सच बताना है। खुद से। थोड़ा सा बजा के दिखाओ मुझे, कैसे बजाती हो? क्या बजाएं? बेला चाओ एक बजाते हैं। ओके। बाप बेटी का ये तालमेल इतना अच्छा लग रहा था। मैं ये देख रही थी कि आप लोग सिंग कैसे करते हैं आप इसको? हम म्यूजिक पढ़ रहे हैं, ये म्यूजिक की बकायदा लैंग्वेज है, इसको स्टाफ नोटेशन कहा जाता है। अच्छा, मैं अगर आप इजाजत दें वकास, तो मैं उनके पास चला जाऊं? और अगर वकास ने इजाजत दी तो जैसे आप नहीं जाएंगे। मैं एक्चुअली उस वक्त भी सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आऊँ। फर्स्ट टाइम रिदम के साथ बजा रही है। अच्छा, ये देखिए इसके बाकी नोट्स हैं A B पे ऊपर क्या नॉट एंड 1 जी, ये फिंगर दी है। ओके, फर्स्ट फिंगर से दिखाते भी हैं। ये देखिए प्रॉपर नोट्स हैं जी, पूरी किताब लेकर आई है फलक, और ऐसे नहीं, इजी सीन नहीं है। नजर आ रहा है ऐसे आएगा। और ये है सिंधी फोक गाना मोड़ तोड़ तिले। क्या मोड़ तोड़ तिले, खूबसूरत। और अच्छा, राइट हेयर वेट, ओके, राइट हेयर वेटिंग, ये सारे वेस्टर्न सॉन्ग्स, सारे वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं। अच्छा, अभी इसमें ABCD, इससे क्या मुराद है? ये 4 यहाँ पे ABCD होते हैं, किस तरह? ओके, ये नोट्स के नाम है, ये तो स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग थोड़ा सा मुझे इस तरह करके बताना। अब देखिए लिखा हुआ है A0 B1 क्या इसमें यहाँ से कैसे है? ये मैं बताता हूँ। ये देखिए जैसे ये A की स्ट्रिंग है, A के बाद आता है B, ये फर्स्ट फिंगर दी है। अच्छा, ये B
Okay. सेकंड फिंगर, ठीक है, सी थर्ड फिंगर। Okay. ये मेरा अपना पैटर्न है, खुद बनाया हुआ आपने? खुद ये बनाया। इससे Okay. आप इजीली वायलिन सीख सकते हैं। तो वेस्टर्न पैटर्न तो ये, फिर यही म्यूजिक जो है यही नोट्स 5 लाइन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर ये आप मुझे फलक 1 मिनट देती हैं तो साथ साथ सर आप मुझे बताएं भी कि ये ABC कैसे है, दिखाएं जी। अब फॉर एग्जांपल ये A है, ये A है, ये E है, E है, एक का ये A है, नहीं ये साथ वाली, ये A है, सेकंड वन ये A हो गया। करना क्या है? ओके, ये A हो गया और B कौन सा है? सेकंड फिंगर। अच्छा, ये इसी पे सेकंड वायर पे ही सेकंड फिंगर, यानी एक है ये, लेकिन बड़ा मुश्किल है। चले नहीं, आप गिटार की तरह ना पकड़े ना, अच्छा वायलिन की तरह पकड़े। कैसे? ऐसे? ओके, ऐसे, ओके। तो हाथ कैसे रखूंगा फिर? ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे? शोएब कुछ सीखो, बच्चों से कुछ सीखो। तो ठीक है ना, इधर A और B, ठीक है। ये देखें जी, ये A और ये B, इनकार समझो। आप इनकार ही समझे, आपने बहुत बेसुरा बजाया है, लेकिन तू ऐसे आ जा, कोई कुछ ना कुछ तू सीख बजा ले। End अब तक आप कुछ ना वापस कुछ प्लीज सीख आप कंटिन्यू करें, मैं वही काम करता हूँ जो मैं कुछ बेहतर कर लेता हूँ। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे जनाब। और ये जादू हो गया, शोएब साहब अपनी सीट पे पहुंच गए हैं फटाफट से। हॉट सीट। छलांग लगा अच्छा, के। देखना कि कितनी मैं इसलिए वहां गया मैं ताकि बता सकूं आपको, जैसे हमने बात नहीं कि सब्जेक्ट का दर्जा नहीं है या उस तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा, तो सर ने खुद नोट्स बनाए हुए हैं। ABCD कहाँ तक इसकी लैंग्वेज है? इसके ABCDEF G, ओके, G के बाद H नहीं कभी आएगा, H नहीं आएगा, फिर दोबारा A आ जाएगी। ओके, A से लेके G तक और फिर वापस A, तो सारी गेम A और A से लेके G तक की है। अच्छा, नॉर्मली वेस्टर्न C से C to C, हम अच्छा, तो अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। जहांगीर साहब, नॉर्मली हम देखते हैं कि वेस्टर्न सॉन्ग्स में हमें वायलिन सुनने को मिलता है। हमारा जो रीजन है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की बात करें, इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस साज को उतनी अहमियत वक्त के साथ साथ नहीं दी गई। जितनी खूबसूरती से आप बजाते हैं, जिस तरह आपने प्रॉपर एक उसकी लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है और आप पढ़ा भी सकते हैं, तो ये सीखना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए जी, मुश्किल तो कोई काम भी नहीं है। बेशक लोग चांद पे पहुंच गए हैं, प्लॉट बुक करवा रहे हैं, तो हम वायलिन नहीं सीख सकते। तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। आपको सीखने के लिए अच्छा उस्ताद मिलना चाहिए। दो चीजें, एक कि आपको उस्ताद मिले और दो कि आप सीखना चाहते हैं। जी, यस। अल्लाह ताला ने सारी मशीनरी हमें दी है ना, अंदर है, जो कुछ भी बनना चाहे कर मशीनरी हमें बना देती है। किस उम्र में पहली बार वायलिन बजाया आपने? 6 साल की उम्र। ओके, 6 साल की उम्र में। और क्यों वायलिन ही क्यों? क्या ऐसा हुआ कि आपने कहा वायलिन बजाते हैं? हमारे पास एक वायलिनिस्ट आया करते थे, बच्चा था वो भी उस वक्त, तो वो एक गाना बजाते थे, शोबाज करे परवाज थे जाने राज दिला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो वायलिन, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे वायलिन दिखाएं। तो वो कहते हैं नहीं वायलिन टूट जाएगा। बड़े बुरे अंदाज से उन्होंने मुझे झड़क दिया। शुक्र है आपने मुझे नहीं झड़का जब मैंने जाके वायलिन दिया था। नहीं, अब दौर चेंज हो चुका है। तो मैंने अपने अब्बू को कहा, मैंने कहा जी वायलिन लेके दें मुझे। कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, फिर हम गरीब लोग हैं, हम तो खरीद भी नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, मैंने सीखना है। मेरे पास एक कैमी घड़ी होती थी, मैंने वो घड़ी और अपनी साइकिल बेच के 700 रुपये का वायलिन लिया, और फिर मैं उस दिन से शुरू हूँ। और ये वैसे अब उस वक्त 700 का होगा, अब महंगा होगा ना, अब तो बहुत वायलिन मिलता भी नहीं था उस वक्त, तो अच्छा, बड़ी मुश्किल से वायलिन मिलता। अब जरा कौन, अच्छा वैसे कोई सीखना चाहे अगर हमें इस वक्त जो देख रहे हैं उनके लिए ये बताएं कि एक कि वायलिन खरीदते वक्त क्या चीज़ उनको मालूम होनी चाहिए? मैं वायलिन लेने जा रहा हूँ तो क्या मुझे पता होना चाहिए? और अगर उस्ताद नहीं तो क्या यूट्यूब से, क्या ऑनलाइन कोई ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिससे वायलिन सीखा जा सकता है? आप बिल्कुल यूट्यूब से सीख सकते हैं आप, ठीक है, मगर पहले आपको बेसिक हमारे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको बेसिक नहीं आता तो फिर आप नहीं सीख सकते। आपका कोई इंस्टीट्यूट जहां आप जी, मैं PNCA में वायलिन इंस्ट्रक्टर हूँ। ओके। वीकली 2 क्लासेस मेरी होती हैं। किस किस टाइम पे होते हैं सर? ये बुध और जुमेरात 2 से लेके 5:30 बजे तक मेरी क्लास होती है वहाँ पे। 2 से 5:30। और सबसे कम उम्र बच्चा कितने? 3 साल का। 3 साल का भी आ रहा है वायलिन सीखने? जी, ऐसे सीख लिया उसने? आते हैं, अभी समर कैंप क्लासेस हुई हैं हमारे पास। अच्छा, कम से कम 15 बच्चे थे हमारे 3 साल के बच्चे ने, अभी तो स्कूल भी नहीं गया होगा। सर सीखते हैं यहाँ और फलक आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 6। कभी स्कूल में वायलिन बजाया है? पे। कल ही गई थी लेके। वाह, और टीचर्स अप्रिशिएट करते होंगे? जी, वो तो बल्कि बुलाते हैं आप वायलिन लेकर आए, इजाफी मार्क्स भी मिलेंगे आपको, आप वायलिन बजाएं।
अच्छा ये जो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आप करवा रहे हैं, इसमें एज ब्रैकेट वाइज कुछ आपने किया होता है, ग्रुप बनाया होता है, या कि जो भी आ रहा है बस सीख रहा है? जो भी आए, जो भी आ रहा है। और PNCA में आके कांटेक्ट किया जाएगा और वहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 2 दिन क्लासेस होंगे और उसमें आप 1 महीने 2 महीने में आप कितने लेवल पर पहुँच जाते हैं? नहीं, कम से कम 6 माह। 6 महीने। और सर जैसे गाने में होता है कि आपको साथ साथ रियाज करना पड़ता है, आप तभी सीखते हैं, इसमें भी सेम प्रैक्टिस होती है कि पढ़ने के साथ साथ आपने रियाज करना है? प्रैक्टिस मिलता कहाँ से वायलिन? अच्छा वायलिन अगर लेना हो किसी को कहाँ जाए? इस्लामाबाद में काफ़ी शॉप्स हैं, पिंडी में भी हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर मोस्टली चाइनीज़ वायलिन है वो फाइबर के हैं और प्लास्टिक के हैं, वो ट्यून नहीं होते, वो ड्राइंग रूम में रखने के लिए तो हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए। तो कहाँ से लिया जाए फिर? आप वहीं से लें, मगर कम से कम लकड़ी का वायलिन लें। ये लकड़ी के हैं? हाँ जी, ये बहुत लाइट वेट होते हैं ये। जी, बहुत लाइट वेट हैं। और दुनिया का सबसे महंगा तरीन इंस्ट्रूमेंट भी यही है। कितने का है ये तो 1.5 लाख रुपए का है। इतना छोटू सा वायलिन 1.5 लाख रुपए? जी जी, वायलिन 40 महंगे, जर्मन वायलिन, हैंडमेड वायलिन 40 लाख रुपए तक का है। ओह माय गॉड। और फिर आगे करोड़ों में भी है। और इसमें अब 1.5 लाख का ये है, तो इसमें जो डैमेज होती है वो क्या नॉर्मली होती है? आपकी स्ट्रिंग्स? इसके बाल टूटते रहते हैं। ये क्या कहते हैं इसको? ये हॉर्स टेल होती है। अच्छा। ये एक घोड़े की दुम से कम 20-25 बाल निकलते हैं एक गेज के। अच्छा, ये घोड़े के दुम के बाल हैं? ये जेन्युइन है ये। और ये एक्सपेंसिव होगा ये भी? ये 50,000 से शुरू होती है। और ये उसके अलावा है? आगे ये इसके अलावा है। अच्छा, ये 40 लाख में कहानी खत्म नहीं हुई। मगर आजकल तो ज्यादा फाइबर ही इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ये फलक के पास है, ये फाइबर का है। ठीक, ये फाइबर है। यानी आप इनिशियल लेवल पे फाइबर से करें जी, और फिर अब सर फॉर एग्जांपल अब एक ही धुन उससे बजाइएगा, फिर आप ही एक ही धुन इससे भी बजाएं, ताकि हमें अंदाजा हो कि कितना डिफरेंस आता है अगर हॉर्स टेल है या वो या हाथ के सारा मामला है। आवाज तो एक जैसी आएगी, मगर जैसे आपके सेंसिटिव माइक होते हैं, ठीक है, एक आवाज आ रही होती है, इससे खराश आ रही होती है, इससे नहीं आएगी। इससे नहीं आएगी। ओके। और वो जो बहुत बारीकियों को समझते हैं वही उसको जज कर सकते हैं। सर अगर एक और खूबसूरत सी धुन आप दोनों मिलकर जो कि आपकी बेस्ट हो। हमारे पास तो बुक भरी पड़ी है, मैं फलक के साथ बजा रहा हूँ। जरूर। छोड़ दे भाई, वो सब्जेक्ट खोल रही है और उसमें से वो चलिए भाई 8 बजा देते हैं, कोई बात नहीं। लेक्चर निकाल रही है। हाँ, लेक्चर डिसाइड करने के बाद उसने आपको धुन सुनानी है। और वैसे मेरे लिए ये भी बड़ी अमेजिंग बात है। देखिए बाई आर्ट जो है ना, बाई आर्ट बजाना, ये ऑर्केस्ट्रा में बाई आर्ट नहीं बज सकता। हम तो रटा लगा के हमारे लोग बजा लेते हैं ना, मगर फॉरेन में ऐसे नहीं होता। चले जी, आई थिंक यू आर रेडी।
बहुत जबरदस्त। फलक, ज्यादा नोट्स को देखती हो या बाबा को देखती हो? आज ये रिदम को देख लिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि शी नोज कि उसको क्या नोट्स प्ले करने हैं, बिल्कुल इतनी सी एज में। क्या बात है, देखिए ना कि बच्चे किस तरह से एक नई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं बच्चों को कि बस फोकस करें जी, आपने सुबह जाना स्कूल, आप 1 बजे आएंगे, फिर अपना ट्यूशन, फिर कारी साहब आ गए तो आपने नाजरा पढ़ना है। तो इसी 2-3 चीज़ों के अलावा ना हेल्दी एक्टिविटीज़ है, ना बच्चा बाहर खेल कूद कर, ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट सीखने से कितना बच्चा फ्रेश फील करता है, कितना अच्छा फील करता है और उसका कितना सपोर्ट उसे एकेडमिक्स में मिलता है। तो सर ऐसा ही होता है कि अभी इसके सीखने की वजह से एक आर्ट सीखने की वजह से इसका जनरली एकेडमिक्स में भी एक अच्छा रिजल्ट है, उसमें भी ज़रा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही है ना, ऐसा ही कि ये एकेडमिक्स मुतासर नहीं होते बल्कि इन पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स वो होते हैं। आप क्योंकि जब आपका शौक पूरा हो रहा है तो फिर आप उन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं जो आपकी माइंड फ्रेश हो रहा है ना आपका, साथ साथ आपके थाट्स कर रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। सर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं, अगर वो बाहर पढ़ने के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाते हैं तो उनकी फ़ीस आधी हो जाती है। ठीक है जी, जर्मनी और फ्रांस ने तो ये काम शुरू किया, अब अमेरिका ने भी शुरू कर दिया है। ज़बरदस्त। ठीक है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपने बाहर पढ़ने जाना है, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना, तो एक आधा इंस्ट्रूमेंट सिखा दे, उसके लिए आप PNCA जा सकते हैं 2 से 2:30 5:30 बजे तक, मंडे एंड वेडनेसडे, बुध और जुमेरात, सॉरी वेडनेसडे एंड थर्सडे, 2 दिन है जिसमें आप जा सकते हैं और सिखा सकते हैं बच्चों को। यानी आप ले जाएंगे, सिखाएंगे, तो वो ना आपने नहीं सिखाना, आपने सिर्फ लेकर जाना है, आपने ये काम करने का, आप लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया फलक आपका भी, और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। और बड़ा ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट महंगा है, लेकिन जब आप सीख पाएंगे तो फिर आप उसकी एहतियात करना भी सीखेंगे ना, आप उसकी केयर करना भी सीखेंगे। और ये बच्ची सिर्फ सीख नहीं रही, वो केयर भी सीख रही है कि उसने अपनी इस इंस्ट्रूमेंट की किस तरह केयर करनी है। ये बड़े अच्छी लर्निंग होती है बच्चों के लिए। तो लेकर दीजिए उन्हें इंस्ट्रूमेंट, ताकि बच्चा ना सिर्फ सीखे बल्कि केयर भी करे। अच्छा, 1.5 लाख वाले शौक ना बताओ सारे लोगों को, कुछ और अगर बच्चों को पसंद है तो वही लेके देना। कोई इंस्ट्रूमेंट 10 से 15 हज़ार रुपये का मिल जाता है आपको सीखने के लिए। वो तो सलाम मुझे आज ही लेकर दे देगी सर। ठीक है नाज़रीन, वक्त का ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।